घंटे के अंदर फिर कॉन्ट्रैक्ट में जाते हैं। अपना कल लेक्चर है, परसों लेक्चर है, तो ट्राई करेंगे कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाए। 9 घंटे अपने पास आराम से खत्म हो जाएगा। कल ही तो है, अभी मैं बैठ के टाइम टेबल देख रहा था, कल भी है और परसों भी है। अपना बड़ा तो हो गया यार, सोगा पार्टनरशिप कंपनी 61 मार्क्स तो हो गया, 62 रादर। एलएलपी अभी 20 मिनट में ख़त्म कर दूंगा मैं। 68। बोल क्या हुआ? टाइम देखने से मुझे, तब तक तो रीज़न बोलता जा। उस सर को मिले नहीं मतलब? अच्छा, बात नहीं होगी, ओके समझ गया। संडे को आपका लेक्चर है, संडे को 7:30 से 10:30 है बे। मतलब 8 से 11? क्यों, उससे क्या होगा? क्या बोल रहा है बेवड़े? 7:30 को 8 करके क्या फायदा होगा मुझे बताना एक बार। मेरे पास है उसमें 7:30 से 10:30 लिखा हुआ है संडे को। 7:30 to 10 लिखा हुआ है, दैट इज 10:30। टेस्ट 11 बजे होगा ना फिर तुम्हारा? हाँ तो ठीक है, तो सॉर्टेड हो गया ना। 1 घंटे का आधे घंटे का हो गया। हाँ तो नहीं होता तो वैसे भी स्ट्रेच करते। मेरा अगला लेक्चर 1 बजे भिवंडी में है। मैं कभी ट्रैवल नहीं करा भिवंडी बोरीवली से, पता नहीं कैसा कितना टाइम लगेगा। कैब से जाऊँगा मैं तो, 1.5 घंटे में तो पहुँच जाना चाहिए। टेस्ट 2 बजे तक, लेक्चर 2 बजे के बाद होगा। एलएलपी नहीं डिस्कस है तो भी चलता, बट कर लेते अपन, कुछ छोड़ते नहीं है। लास्ट 2 टाइम की बात करें तो क्वेश्चन आ चुका है 17 से और 11 से। यहाँ से क्वेश्चन आई गेस आया था सितंबर में, एंड आई गेस 11 से क्वेश्चन आया था लास्ट अटेम्प्ट में, जनवरी के अंदर। देख लेते ना फटाक से, मतलब वो 2 क्वेश्चन आप इग्नोर कर सकते हो। पास्ट पेपर्स जनवरी, एलएलपी का क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 2 का सी। इलेवन ही था, हाँ 11 ही है, थर्ड लास्ट नहीं पढ़ रहा हूँ। They want to know whether the statement filed along with the incorporation document, ठीक है 11, serves as sufficient evidence that all legal requirements, हाँ, और उसके ऊपर क्वेश्चन विश टू फॉर्म एलएलपी, मतलब बेसिकली 11 लगेगा और थोड़ा सा 12 लगेगा। सी कहाँ से देखते हैं, 11 12, ये लास्ट टाइम में आया था। फिर मैं बात करूँगा सितंबर की, उसमें सेक्शन 17 आया था, नाम चेंज करने वाला। ये रहा, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस एलएलपी इज कंपल्सरी रिक्वायर्ड टू चेंज इट्स नेम, सेक्शन 17, और उसके बाद स्मॉल एलएलपी 21TA। तो ये 3 क्वेश्चन वापस आने के चांसेस आर नेग्लिजिबल, मतलब इसके अलावा बाकी सब काम का हो गया अपना। सर अलावा में बचा क्या? एक ही क्वेश्चन तो बचा, डेजिग्नेटेड पार्टनर, आपके अटेम्प्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। अगर इजी पेपर आया तो देन इट वुड बी एडवांटेजेस ऑफ एलएलपी, मतलब इन 2 में से कोई एक क्वेश्चन आएगा। हम तो फिर भी सारे पॉइंट्स ही पढ़ के जाएंगे, फीचर्स भी आ सकता है, ठीक है, एडवांटेजेस / फीचर्स पढ़ते हैं पूरा ही। ये रहा, कंपनी और पार्टनरशिप का मिक्सचर
हाइब्रिड इस LLP, हाइब्रिड वर्ड हमारी बुक में यूज करा है तो हम भी एग्जाम में यूज कर सकते हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप कंसेप्ट, निश्चित सर का फोन आ रहा है। हाँ सर, हाँ सर लेक्चर में था, 10 मिनट में फोन करूं? नहीं मैं करता हूं आपको 10 मिनट में। मीनिंग एंड कंसेप्ट देखते हैं क्या बोलता है, हम पूरा ही पढ़ेंगे। लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स विल बी लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन, मतलब घर से पैसा लेने नहीं है आपको। न्यू फॉर्म ऑफ लीगल बिजनेस एंटिटी विद लिमिटेड लायबिलिटी। ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल, वो ऑल्टरनेटिव इसलिए बोल रहा है बिकॉज अगर आपको पार्टनरशिप के अंदर अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं चाहिए या आपको कंपनी के अंदर स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं चाहिए तो हमारे पास आ जाओ सर, LLP के पास। एंड दैट इज व्हाई ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल, धंधा करने का जरिया। नेक्स्ट एडवांटेजेस दिख रहा है मुझे, फ्लेक्सिबिलिटी, आप अपने हिसाब से कुछ भी लिखो सर LLP अग्रीमेंट के अंदर, आपकी मर्जी। अनलाइक कंपनीज एक्ट, हमारे पास यहाँ पे वो नहीं है कंटेंट्स ऑफ MOA, ये होना चाहिए, नहीं कुछ भी नहीं होना चाहिए, जो होना चाहिए आपकी मर्जी। फिर वापस लिमिटेड लायबिलिटी वाला पॉइंट हो गया, LLP itself will be liable for the full extent of its assets। माशाल्लाह। डेफिनेशन में तो एक ही काम का है 21TA जो आ चुका लास्ट आइटम के अंदर, पर हम फिर भी सब कुछ ही पढ़ने वाले हैं, काम का सिर्फ यही है सर, हम फिर भी सब पढ़ेंगे। यहां पे बॉडी कॉर्पोरेट, सिंपल भाषा में मतलब उसका मतलब होता है सेपरेट लीगल एंटिटी, जिसका खुद का एक वजूद होता है, खुद का एक एग्जिस्टेंस होता है, खुद की एक पहचान होती है, उसको अपन बोलते हैं बॉडी कॉर्पोरेट। उसके अंदर देखते हैं सर बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर इट मीन्स अ कंपनी डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 20। तो हम इसको ऐसे पढ़ा था कि सर इंडिया का कंपनी, इंडिया के बाहर का कंपनी, फिर इंडिया का LLP, इंडिया के बाहर का LLP। सिंपल, तो याद करना इज वेरी इजी। इंडिया के अंदर का, इंडिया के बाहर का, इंडिया के अंदर का, इंडिया के बाहर का, कंपनी LLP, खत्म। तो दिस शुड बी इजी। क्या नहीं आएगा इसके अंदर? डज नॉट इंक्लूड कॉर्पोरेशन सोल, कॉर्पोरेट सोसाइटी एंड जिसको CC बोल दे, नहीं तो नहीं। बिजनेस, सर डेफिनेशन क्यों पढ़ रहे हैं बिजनेस का? बिकॉज हम आगे जाके पढ़ेंगे कि अगर आपको LLP स्टार्ट करना है तो आपको धंधा ही करना पड़ेगा, जस्ट लाइक पार्टनरशिप। तो पता होना चाहिए कि बिजनेस में क्या क्या आता है। तो बोलता है एवरी ट्रेड, प्रोफेशन, सर्विस एंड ऑक्यूपेशन, एक्सेप्ट जो CG मना कर दे तो अलग बात है, बाकी इन सबको हम बिजनेस बोलेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शन नंबर 7 आगे आने वाला है। डेजिग्नेटेड पार्टनर, वो हैज बीन नेम्ड एज सच अंडर सेक्शन नंबर 7, तो आएगा तब देख लेंगे। फॉरेन LLP, एज गुड एज फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन सर, formed incorporated registered outside India, establishes a place of business within India। ठीक है, नेक्स्ट दो कुछ भी काम का नहीं, पढ़ लेते फिर भी। LLP means a partnership formed and registered under LP Act 2008। बाजू वाला कुछ काम का नहीं, पढ़ेंगे फिर भी। पार्टनर means any person who becomes partner in the LLP in accordance with LLP agreement। आगे LLP agreement बताया उसने क्या होता है, काम की बात आई सर, रिटर्न। हमने कल ही पढ़ा था पार्टनरशिप डीड के अंदर कि सर एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्रेंट भी हो सकता है, वर्बल भी हो सकता है, राइटिंग भी हो सकता है। यहां पे राइटिंग ही हो सकता है, वर्बल नहीं चलेगा। बिटवीन पार्टनर्स एंड LLP and LLP and its partners which determines the mutual rights and duties of the partners and their rights and duties in relation to LLP। कौन क्या काम करेगा एंड कौन किसको लायबल होगा, बकवास। स्मॉल LLP आ चुका एग्जाम में, वापस आने के चांसेस नेग्लिजिबल, पर हमने इसको एकदम शॉर्ट में से पढ़ा था सर। लेस देन इक्वल टू 25 लाख कैपिटल ब्रैकेट एंड टर्नओवर, वापस से लेस देन इक्वल टू 40 लाख ब्रैकेट, फिर और एनी अदर। वो एनी अदर अब तक प्रिस्क्राइब्ड नहीं है, ठीक है, तो आपको बेसिकली ये याद करना है। ब्रैकेट भी हो जाए बहुत ही अच्छी बात है, पढ़ लेते हैं सर। Small LLP, the contribution of which does not exceed 25 lakh rupees or such higher amount not exceeding 5 crore rupees। काम की बात and the turnover of which as per the statement of accounts insolvency for the immediately preceding financial year does not exceed 40 lakh rupees or such higher amount 50 crore rupees। काम की बात और which meets such other requirements as may prescribed। जो आज की तारीख में कुछ भी नहीं प्रिस्क्राइब्ड है, मतलब आज की तारीख में आपको सिर्फ ये दो ही करना है सर, सिंपल। आगे बात करते हैं।
पार्टनरशिप एक्ट एलएलपी को नहीं लगेगा, कितना ऑब्वियस है सर, हमारा खुद का कानून है तो हम उसको फॉलो करेंगे, इसको क्यों फॉलो करेंगे पार्टनरशिप एक्ट को, पागल है क्या, शैल नॉट अप्लाई। तब तक जो भी बड़ा एग्जाम है कुछ भी नहीं आ सकता, ठीक है। 5 एग्जाम में आ सकता है। कौन मेरे एलएलपी के अंदर पार्टनर बन सकता है? 2 पार्ट में तोड़ रहा हूं सर इसको मैं, एक नेचुरल पर्सन और एक बॉडी कॉर्पोरेट। पार्टनर्स दोनों बन सकते हैं। हम आगे जाके पढ़ेंगे कि सर डेजिग्नेटेड पार्टनर सिर्फ नेचुरल पर्सन ही बन सकता है, तो पार्टनर दोनों बन सकते हैं, डेजिग्नेटेड पार्टनर नेचुरल पर्सन ही होना चाहिए। तो बॉडी कॉर्पोरेट कैन नॉट बी अ डेजिग्नेटेड पार्टनर, तो पार्टनर दोनों चलेगा, पर डीपी सिर्फ इंडिविजुअल ही चलेगा। अपन आगे जाके सेक्शन नंबर 7 में पढ़ेंगे। यहां पे तो हम सिर्फ इतना पढ़ रहे हैं कि सर पार्टनर हो सकता है, ये ऊपर ही लिखा हुआ है बोल्ड में, इंडिविजुअल या बॉडी कॉर्पोरेट, किया हमने डिस्कस अभी। ये रहा। इसके अलावा सर कौन पार्टनर नहीं बन सकता? कितना ऑब्वियस है सर, अनसॉल्वेंट पार्टनर नहीं बन सकता, इंसॉल्वेंट पार्टनर नहीं बन सकता। इंसॉल्वेंट कौन सा वाला? एडजुडिकेटेड इंसॉल्वेंट, और एक जिसका केस पेंडिंग है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोलता है, एनी इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट मे बी अ पार्टनर इन एलएलपी। ठीक है, पार्टनर कोई भी बन सकता है, नेचुरल पर्सन भी और बॉडी कॉर्पोरेट भी, नेचुरल पर्सन और इंडिविजुअल, आप और मैं। हाउएवर an individual shall not be capable of becoming a partner of LLP if unsound mind, undischarged insolvent, मतलब लुक्का था, लुक्का है, एंड जिसका केस पेंडिंग है। ये तीनों लोग पार्टनर नहीं बन सकते। तो 5 ने मुझे दोनों बातें सिखाई, कौन पार्टनर बन सकता है और कौन पार्टनर नहीं बन सकता। 3 मार्क का क्वेश्चन बनने को बन सकता है यहां से, इजी पीसी। 6 मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, ऑब्वियसली 2, मैक्सिमम नो लिमिट। ये सर, एवरी एलपी शैल हैव एटलीस्ट 2 पार्टनर्स। फिर नीचे वाला कंपनी से वाला पॉइंट है सर कि अगर 2 पार्टनर थे और उसमें से एक मर गया, ये अकेले भैया ने एलएलपी का धंधा चलाया 6 मंथ से ज्यादा, तो 6 मंथ्स तक तो लायबिलिटी लिमिटेड आपकी, इसके बाद अनलिमिटेड हो जाएगी सर। दैट इज दिस पैराग्राफ। देख क्या बोलता है, इफ एट एनी टाइम द नंबर ऑफ पार्टनर्स ऑफ एलएलपी इज रिड्यूस्ड बिलो 2, ठीक है, 2 में से 1 हो गया, एंड द एलएलपी कैरीज ऑन द बिजनेस फॉर मोर देन 6 मंथ्स while the number is so reduced, मतलब 2 में से 1। कंक्लूजन क्या सर, the person who is the only partner of the LLP during the time that it so carries on the business after those 6 months and has knowledge shall be personally liable। यही तो आपके सामने मैंने ऊपर ड्रॉ करा, अकेला बंदा 6 महीने से ज्यादा धंधा करा, 6 महीने तक लायबिलिटी लिमिटेड, 6 महीने के बाद अनलिमिटेड। ये सेम कंपनीज एक्ट के अंदर भी है, सीए इंटर में आएगा सर, वहां पे सेक्शन है 3A, 100% सेम लैंग्वेज कि सर कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, मिनिमम मेंबर्स 2 होने चाहिए, या पब्लिक कंपनी है मिनिमम मेंबर्स 7 होने चाहिए, उससे कम हो गए और कम मेंबर्स से आपने कंटिन्यू करा धंधा करना फॉर मोर देन 6 मंथ्स, तो सर अप टू 6 मंथ्स तो लायबिलिटी लिमिटेड, क्या ठीक है आप ढूंढ रहे होंगे किसी को, उससे भी ज्यादा हो गया अनलिमिटेड। तो सेम कंपनी से के अंदर आएगा सेक्शन 3A सीए इंटर के अंदर, 100% सेम लैंग्वेज। ठीक है, 7 आगे सर, एग्जाम का क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट में सेक्शन 7 से ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं, इजी पीजी। एलएलपी के अंदर देख 2 तरह के लोग हैं, एक ये जिसको हम बोल रहे हैं, ये हमने क्लास में भी बनाया ऐसे नोट्स जो मैं अभी बना रहा हूँ, मैं हर 6 महीने में खुद को अपडेट करता हूँ। यहाँ पार्टनर और बाजू में डेजिग्नेटेड पार्टनर। डन। नाउ एज फार एज पार्टनर इज कंसर्न्ड, ये इंडिविजुअल भी हो सकता है और ये बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकता है। एज फार एज डेजिग्नेटेड पार्टनर इज कंसर्न्ड, ये सिर्फ इंडिविजुअल हो सकता है। ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ अपना। ठीक है, डीप में जाके उसको समझना, दिस वुड बी द फर्स्ट स्टेप आई वुड से
फिर उसके बाद आगे बात करें इसकी, इस इंडिविजुअल की, तो उसमें बेसिकली 3 केस बन सकते हैं जो हमने क्लास में डिस्कस किया था। सर दोनों पार्टनर्स बॉडी कॉर्पोरेट, एक बॉडी कॉर्पोरेट एक इंडिविजुअल, या दोनों इंडिविजुअल, ठीक है। आई थिंक यहाँ भी 3 केस बना रखे होंगे शायद, हाँ है। सेक्शन 7, एटलीस्ट 2 हु आर इंडिविजुअल्स, लिखा हमने अभी ऊपर लिखा, एटलीस्ट वन ऑफ देम शैल बी रेसिडेंट इन इंडिया। रेसिडेंट का मतलब वही जो हमने पढ़ा था ओपीसी के अंदर, ऊपर से 8वां पॉइंट, मोर देन इक्वल टू 120 डेज। लिख ही देते ना सर इसको, यहाँ पे अच्छे से बना देते अपन। इंडिविजुअल, उस इंडिविजुअल के नीचे जाता हूँ मैं और लिखता हूँ वहाँ पे रेसिडेंट ऑब्वियसली ऑफ इंडिया, वो लिखूंगा नहीं मैं, मोर देन इक्वल टू 120 डेज लिखा यहाँ पे। फिर उसके बाद जो केसेस बन सकते हैं वो केसेस बना लेते हैं सर। केस नंबर 1, यहां पे लिख देता हूं मैं कम से कम, फर्स्ट केस में कम से कम BC प्लस BC दोनों पॉइंट करेंगे नॉमिनी, जो होगा इंडिविजुअल, और इसको बोलेंगे हम DP। केस नंबर 2, इंडिविजुअल प्लस BC, इन दैट केस ये तो चल जाएगा, ये अपॉइंट करेगा एक नॉमिनी इंडिविजुअल, ये बनेंगे DP। लास्ट केस इंडिविजुअल प्लस इंडिविजुअल, ऑटोमेटिक यही दोनों बन जाएंगे DP। खत्म केस। वापस पढ़ते हैं, ठीक है, शायद बेटर समझ में आए। डेजिग्नेटेड पार्टनर सेक्शन नंबर 7, एटलीस्ट 2 persons who are individuals, at least one of them shall be resident in India. Resident India का मतलब a person who has stayed in India for a period of not less than 120 days during the financial year. In case of LLP, well, all the partners are body corporates, हमारा केस नंबर 1, और in which one or more partners are individuals and body corporates. At least 2 individuals who are partners of such LLP or nominees of such body corporate shall act as designated partners. तो पार्टनर की बात करें तो कम से कम 2 होने चाहिए, DP कम से कम 2 होने चाहिए, रेसिडेंट कम से कम 1 होना चाहिए। डन सर, हो गया। सेक्शन 7 का मार्क किया मैंने, इंपॉर्टेंट पढ़ लो एक बार, I'll wait, डाउट है तो पूछ सकते हैं। सेक्शन 7 और सेक्शन 5, 6 नहीं पढ़ना अपन को, 5 and 7। आगे 7 एग्जाम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। फीचर्स क्या था डिस्कस, वापस फटाक से कर लेते हैं, शुड टेक 2 minutes। ये कंपनी जैसा फीचर हो गया, ये कंपनी जैसा फीचर हो गया, ये कंपनी जैसा हो गया, ये पार्टनर जैसा हो गया, ये पार्टनर जैसा हो गया, ये कंपनी, ये कंपनी, ये कंपनी, ये पार्टनरशिप। जो जून 20 मैं आपको पेपर दिखाया जनवरी का, मैंने आपको पेपर दिखाया सितंबर का, मैं आपको पेपर बताऊं जून का, उसमें बॉडी कॉर्पोरेट वाला क्वेश्चन आया था, मुझे याद है। उसने आपसे ये जून मीनिंग पूछा था, बॉडी कॉर्पोरेट, फॉरेन LLP, सेपरेट लीगल एंटिटी, और पता नहीं एक और कोई था यार, ये रहा बॉडी कॉर्पोरेट, म्यूचुअल एजेंसी, फॉरेन LLP, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, ठीक है। तो आपको जून का पेपर दिखाया, सितंबर का दिखाया, जनवरी का दिखाया, सुपर इजी था ये, अपनी लैंग्वेज में कुछ भी लिख के आना था, आपको मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। जैसे फॉरेन LLP में लिख कर आते कि सर इन केस ऑफ LLP फॉरेन नेशनल्स आर अलाउड टू बिकम अ पार्टनर, ट्रेडिशनल पार्टनरशिप में अलाउड नहीं है। म्यूचुअल एजेंसी में लिख के आना था आपको एक लाइन सिर्फ,
In case of LLP, every partner is the agent of LLP alone and not other partners. बॉडी कॉर्पोरेट में मतलब एंड आर्टिफिशियल लीगल पर्सन का मतलब सेपरेट एंटिटी, ठीक है। ये क्वेश्चन आ चुका। मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस सर सारे पार्टनर्स मिलकर करेंगे, पर लीगल कंप्लायंस डेजिग्नेटेड पार्टनर करेंगे। पढ़ चुके हैं 2 से लेके अनलिमिटेड। इन्वेस्टिगेशन हो सकता है सीजी करवा सकती है, ये भी सीजी करवाएगा। इसका स्केड्यूल नंबर 2, 3, 4 अगर आपको याद हो तो काम करनी एग्जाम के लिए आपके। ई फाइलिंग ठीक है, फाइनल पी कैन, कितना सिंपल है, पढ़ लो एक बार फिर भी। मेन बुक में से, इसमें तो नहीं होगा, हाँ ऑब्वियसली मेन बुक में से बॉडी कॉर्पोरेट का कंटेंट, सेपरेट लीगल एंटिटी का कंटेंट, म्यूचुअल एजेंसी का कंटेंट एंड आर्टिफिशियल लीगल पर्सन का कंटेंट, बस। कॉमन सील सेम ही है, कंपनी जैसा, ऑप्शनल है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो उसका तो कंटेंट भी सेम है, 100% सेम है। बाकी 4 का एक बार कंटेंट देख लो, आई विल वेट 1 मिनट सिर्फ मेन बुक के अंदर, फटाक से 30 सेकेंड्स मोर, हम आगे बढ़ जाएंगे। जहां पे सेपरेट लीगल एंटिटी होता है उसको बॉडी कॉर्पोरेट बोलते हैं, सिंपल। डन, आगे बात करते हैं, अब तक हो जाना चाहिए बकवास पॉइंट। नीचे लिख चुका मैं यहाँ पे आपके एग्जाम में आने के चांसेस, ये एडवांटेजेस लिखा है मैंने। आसान पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। इजी टू फॉर्म, इजी टू डिसॉल्व, इससे इजी कुछ नहीं हो सकता। फिर 2 तो आपके फीचर्स ही हैं सर, फ्लेक्सिबिलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी, 4 सबसे आसान पॉइंट याद करने के लिए। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी का एक और पॉइंट है, फ्लेक्सिबल कैपिटल स्ट्रक्चर। अभी एडवांटेज क्यों लिखा हुआ है सर? बिकॉज कंपनी के अंदर फ्लेक्सिबल नहीं होता है, वहां पे रेशियो दिया हुआ है 2:1 का, कि भाई इतना उधारी और इतना मालिक का पैसा होना ही चाहिए। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है सर आपके हिसाब से। तो फ्लेक्सिबल कैपिटल स्ट्रक्चर ऊपर तो ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स एज द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट, लो फ्लेक्सिबिलिटी उसका मतलब हुआ। 11 लास्ट में आ गया, वापस आने के चांसेस 0। आप रीड कर सकते हो उसको फिर भी। 11 और 12 को मैं आता हूँ 13 में। अच्छा टॉपिक है, रजिस्टर ऑफिस ऑफ एलएलपी एंड चेंज देयर इन। हमने क्लास में ऐसे को डिस्कस किया था कि सर सबसे पहले उसने बताया रजिस्टर ऑफिस क्या होता है, फिर क्यों होता है, फिर उसमें चेंज करना हो तो क्या, एंड लास्ट में डिफॉल्ट। तो पहले पॉइंट पे आते हैं रजिस्टर ऑफिस पे। ऑल कम्युनिकेशंस एंड नोटिसेस मे बी एड्रेस्ड एंड शैल बी रिसीव्ड। आपके रजिस्टर ऑफिस पे भेजेंगे कैसे? वही पोस्ट, अंडर सर्टिफिकेट पोस्टिंग, रजिस्टर्ड पोस्ट या एनी अदर मैनर। कोई भी बदलाव होता है रजिस्टर ऑफिस में कृपया बता देना आरओसी को। तो बोलते हैं चेंज इन द प्लेस ऑफ रजिस्टर ऑफिस एंड फाइल द नोटिस ऑफ सच चेंज विद द रजिस्ट्रार इन सच फॉर्म एंड मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, एंड लास्ट में पेनल्टी। LLP and its every partner shall be liable to a penalty of 500 for each day जब तक डिफॉल्ट कंटिन्यू ना हो, एंड 50,000 तक जाएगा, कुछ काम का नहीं। 14 इज नथिंग बट फीचर्स ऑफ LLP। जैसा कंपनीज के अंदर सेक्शन नंबर 9 है वैसा LLP के अंदर सेक्शन नंबर 14 है, विच इज नथिंग बट फीचर्स। कंपनीज के अंदर ये सेक्शन नंबर 9 होता है। 5 इजी टॉपिक आई वुड से, एवरी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप शैल हैव आइदर द वर्ड्स द लास्ट वर्ड टू इट्स नेम, या तो पूरा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या एक्रोनिम LLP। हमने इसका एग्जांपल भी देखा था, डेलॉइट LLP। तो डेलॉइट नाम हो गया और नाम के पीछे कंपलसरी आपको LLP लगाना पड़ेगा या पूरा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप लगाना पड़ेगा, ठीक है। नीचे हम पढ़ चुके हैं नेम क्लॉज के अंदर, नो LLP शैल बी रजिस्टर्ड बाय नेम व्हिच इन द ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज अनडिजायरेबल, कोई गाली वाली है, और मिलता जुलता और आइडेंटिकल और टू नियरली रिजेंबल्स टू दैट ऑफ एनी अदर LLP कंपनी या ट्रेडमार्क। 16 आपको जो भी नाम चाहिए अपने LLP का वो आपको बेसिकली रिजर्व कराना पड़ेगा ROC से। 3 महीने तक के लिए रिजर्व होता है सर, ये रहा 3 मंथ्स। तो सपोज मुझे नाम चाहिए कॉम एज, LLP के लिए कॉम एज नाम, तो मुझे अप्लाई करना पड़ेगा ROC को। पहले देखना पड़ेगा नाम अवेलेबल है कि नहीं, अगर है तो उसको रिजर्व करवाना पड़ेगा। रिजर्व हो जाएगा वो 3 महीने के लिए उसको साइड में निकाल देंगे। ये 3 महीने में अपना LLP स्टार्ट करो और नाम को अपना लो।
3 महीने में आपने एलपी स्टार्ट नहीं करा, वो नाम वापस आ जाएगा पब्लिक डोमेन के अंदर, अब उसको कोई और भी ले सकता है। एंड हेंस 3 months रिजर्व, नाम ही है रिजर्वेशन ऑफ नेम, दैट इज 16। ऑनलाइन में डाउट आया प्रणव जी का, सर इन डेजिग्नेटेड पार्टनर करंट ईयर इज टू बी कंसिडर्ड एज फाइनेंशियल ईयर और द प्रीसीडिंग ईयर। कितना ऑब्वियस है, इट विल ऑलवेज बी प्रीसीडिंग ईयर। नीचे आगे ऑलरेडी लास्ट अटेम्प्ट के अंदर हम फिर भी उसको पढ़ लेते हैं एक बार, जो हमने डिस्कस किया था क्लास के अंदर, ठीक है। आपको डायग्राम कहीं नहीं मिलेगा। स्टेप 1 के अंदर फ्रेम कार्ड ने अप्लाई करा आरओसी को कि ब्रो मुझे फ्रेम्स कार्ड नाम चाहिए। स्टेप नंबर 2 के अंदर आरओसी ने वो नाम दे दिया, टिक, कि ठीक है आप ये नाम ले लो। जैसे ही फ्रेम्स कार्ड को नाम मिला, लेंस कार्ड को दिक्कतें हुई, तो लेंस कार्ड ने बेसिकली एप्लीकेशन करा सीजी को कि भाई फ्रेम्स कार्ड को बोल नाम बदले। ये एप्लीकेशन लेंस कार्ड को करना पड़ेगा 3 साल के अंदर, 3 साल फ्रॉम दी जन्म ऑफ फ्रेम्स कार्ड। तो 3 के अंदर लेंस कार्ड एप्लीकेशन कर रहे हैं सीजी को कि भाई उसको बोल अपना नाम बदले, ठीक है। नाम तो मिल चुका था भाई स्टेप नंबर 3 के अंदर फ्रेम्स कार्ड एलएलपी। अब 2 केसेस बन सकते हैं, या तो चुपचाप वो नाम बदल लेगा फ्रेम्स कार्ड वाला, या नाटक करेगा। अगर नाटक करता है 3 महीने मिलते हैं आपको, आप नाम नहीं बदलते हो, सीजी आपको खुद एक नया नाम दे देगा और आपको उस नाम से अपना एलपी रन करना पड़ेगा। हाँ, आपको उसको चेंज करना तो चेंज करवा सकते हो, दैट इज ओके, दैट ऑप्शन इज ऑलवेज देयर। सेकेंड पॉइंट, आपने इज्जत से नाम बदल लिया सर, नाइस। आरओसी को बता देना नाम बदलने के 15 दिन के अंदर कि आपको सीजी का ऑर्डर आया था इसलिए आपने नाम बदला है, एंड वो आपको 30 दिन के अंदर फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा जिसके अंदर आपका नया वाला नाम होगा, क्योंकि पुराना नाम तो गया। यह आपको अपनी लैंग्वेज में लिख के आना था सेक्शन नंबर 17 के अंदर लास्ट अटेम्प्ट में, जिसने भी दिया होगा, ठीक है। देख लो एक बार, आई वेट, आपको फ्लो समझ में आना चाहिए, क्या हो रहा है फिर क्या हो रहा है फिर क्या हो रहा है। आई वेट 1 मिनट। पागल लड़की, एप्लीकेशन लेंस कार्ड को करना है फ्रेम्स कार्ड का नाम आने के 3 साल के अंदर। नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन है, बहुत ही ज्यादा इजी पर पूछना होगा तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, एलपी वर्सेस पार्टनरशिप। नेग्लिजिबल चांस है वैसे तो, बट फिर भी हम पढ़ेंगे सर। रेगुलेशन एक्ट एलपी एक्ट 2008, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। बॉडी कॉर्पोरेट एलएलपी है, पार्टनरशिप नहीं है। सेपरेट लीगल एंटिटी एलएलपी है, पार्टनरशिप नहीं है। क्रिएशन अग्रीमेंट से ऑब्वियसली, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी एलएलपी में, पार्टनरशिप में ऑप्शनल। परपेचुअल सक्सेशन एलएलपी में है, पार्टनरशिप में नहीं है। नाम सर एलएलपी के नाम के पीछे या तो एलएलपी आएगा या पूरा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप आएगा। पार्टनरशिप में ऐसा कोई रेगुलेशंस नहीं है। लायबिलिटी दोनों के अंदर बात करें अगर, एलएलपी के अंदर लिमिटेड, पार्टनरशिप में अनलिमिटेड। म्यूचुअल एजेंसी अच्छा पॉइंट है। पार्टनरशिप के अंदर एवरी पार्टनर इज द एजेंट ऑफ एवरी अदर पार्टनर एज वेल एज द एलएलपी फर्म, पार्टनरशिप फर्म। और एलएलपी के अंदर एवरी पार्टनर इज द एजेंट ऑफ ओनली द एलएलपी बट नॉट अदर पार्टनर्स। अच्छा पॉइंट, दिमाग वाला पॉइंट। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स एलएलपी में होता है, पार्टनरशिप में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। कॉमन सील पार्टनरशिप में कोई कंसेप्ट नहीं है, एलएलपी के अंदर ऑप्शनल है। लीगल कंप्लायंसेस नहीं है पार्टनरशिप के अंदर, एलएलपी में कुछ कुछ है। एनुअल फाइनेंस डॉक्यूमेंट्स एलएलपी के अंदर होता है, पार्टनरशिप में नहीं होता है। माइनर एज अ पार्टनर पार्टनरशिप में पॉसिबल है एज पर सेक्शन नंबर 30, एलएलपी में नहीं हो सकता। खत्म। देख ले एक बार, डाउट है पूछ सकते हैं कोई भी पॉइंट के अंदर। आई कैन सी 12-13 पॉइंट्स अच्छे अच्छे वाले। वेटिंग इन केस ऑफ एनी डाउट। 1 मिनट वेट करता हूँ मैं, इससे आपका सिर्फ कंसेप्ट क्लियर होगा दोनों चैप्टर्स का, एलएलपी का भी और पार्टनरशिप का भी, बाय रीडिंग डिफरेंस बिटवीन। डाउट है फटाक से पूछ सकते हैं।
आगे नेक्स्ट, अगेन आई कैन सी डिफरेंस बिटवीन एलएलपी एंड कंपनी। रेगुलेटिंग एक्ट की बात करें, कंपनीज एक्ट 2013, एलएलपी एक्ट 2008। मेंबर्स पार्टनर्स, कंपनी मेंबर्स, एलएलपी में पार्टनर्स। इंटरनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर, एलएलपी में एज पर एलएलपी एग्रीमेंट, कंपनी के अंदर एज पर एमओए, एओए एंड कंपनीज एक्ट। नेम, कंपनी के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड, एलएलपी के पीछे एलएलपी। नंबर ऑफ मेंबर्स पार्टनर्स, अभी पड़ा सिर्फ एलएलपी के अंदर, दूसरे के अनलिमिटेड, कंपनी में डिपेंड करता है प्राइवेट है पब्लिक है कौन सी है। लायबिलिटी दोनों में लिमिटेड। मैनेजमेंट वहां पे डायरेक्टर्स, यहाँ पे पार्टनर्स। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स स्लैश डेसिग्नेट पार्टनर्स, प्राइवेट कंपनी में 2, पब्लिक कंपनी में 3 और एलएलपी के अंदर 2। चैप्टर खत्म हो गया सर। फटाक से आगे बढ़ते हैं, कॉन्ट्रैक्टर में आते हैं, काम की बात करते हैं। पेज नंबर 2.1, आइए जल्दी से। बहुत सारे नए क्वेश्चंस है करने के लिए जो अपने क्लास में नहीं कर रखे, मेनी ऑफ देम। स्टार्टिंग नाउ, एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं जो हमने क्लास में डिस्कस किया था, वहीं से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार का था कि एक्स ने वाई को बोला था, विल यू बाय माई रेड कार फॉर नाउ, क्वेश्चन मार्क। वाई ने रिप्लाई करा था यस। तो ये था हमारा ऑफर और ये था हमारा एक्सेप्टेंस, दोनों मिलके बन जाएगा प्रॉमिस। बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू पैसा, जिसको हम बोलेंगे कंसीडरेशन। नाउ जब प्रॉमिस और कंसेशन मिलेगा तो बनेगा अग्रीमेंट। नेक्स्ट, सर एक्स ने वाई को कार नहीं दिया या वाई ने एक्स को पैसा नहीं दिया। इन आइदर केस वी कैन गो टू द कोर्ट, मतलब एनफोर्सेबल बाय लॉ। जो अग्रीमेंट एनफोर्सेबल लॉ है वो कॉन्ट्रैक्ट है। ऐसे हमने चैप्टर को स्टार्ट किया था। अगर मुझे इतना समझ में आता है तो मेरा प्रॉमिस का डेफिनेशन खत्म हो गया, अग्रीमेंट का डेफिनेशन खत्म हो गया एंड कॉन्ट्रैक्ट का 2+H वो भी खत्म हो गया। तो 2H 2A दोनों आपको आ गए अगर आपको ये चार्ट आता है तो, जो मैं फर्स्ट क्लास में बनवा दिया था। एग्जैक्ट वही लिखा हुआ है, ए सेल्स कार टू बी ऑन पेमेंट ऑफ प्राइस। एक ही बात करें तो आपकी लायबिलिटी है कार देने की, आपका अधिकार है पैसा लेने का। बी के पॉइंट से बात करें तो आपका अधिकार है कार लेने का और लायबिलिटी है पैसा देने का। कितना सिंपल है। नीचे एग्जाम का क्वेश्चन आने वाला है। एन अग्रीमेंट इन ऑर्डर टू बी अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट सेटिस्फाई द कंडीशंस एज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 10 ऑफ द एक्ट। सिंपल भाषा के अंदर हमने इसको पढ़ा हुआ है, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। 11 पॉइंट्स, 6+5, 6 वो जो सेक्शन 10 में लिखे हुए हैं, 5 वो सेक्शन 10 में लिखे हुए नहीं है। उन 5 की बात करें जो सेक्शन 10 में लिखे हुए नहीं है, उसके अंदर पहला पॉइंट टट्टी 2 पार्टीज। सेकंड, आपका इंटेंशन होना चाहिए टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। जिस हमने में लाइफ का पहला केस हो गया था कॉन्ट्रैक्ट का, बेल्फर वर्सेस बेल्फर, आपको ऐसा याद आना चाहिए कि सर डोमेस्टिक स्लैश सोशल अग्रीमेंट आर नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ बिकॉज देयर वाज नेवर एन इंटेंशन टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। हो गया। तीसरा है फॉर्मेलिटीज वाला पॉइंट, चौथा है सर्टेनिटी वाला पॉइंट और पांचवा है पॉसिबिलिटी वाला पॉइंट। ठीक है, देखते हैं एक बार। नॉट गिवन बाय सेक्शन नंबर 10 बट आर ऑल्सो कंसिडर्ड एसेंशियल। के साथ 2 पार्टी होनी चाहिए, इंटेंशन होना चाहिए लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का, लीगल फॉर्मेलिटीज, सर्टेनिटी एंड पॉसिबिलिटी। जो पॉइंट डिस्कस करने लायक नहीं है दैट इज ऑब्वियसली 2 पार्टीज। हम फिर भी डिस्कस कर लेते हैं बिकॉज ये हमने सोगा में पढ़ा था। सर सोगा में कहाँ पढ़ा था इसको अपन ने? यूनिट नंबर 1 के अंदर फॉलोइंग एसेंशियल एलिमेंट्स मस्ट को एग्जिस्ट इन ऑर्डर टू, वापस निश्चित सर का फोन 10 मिनट हो गए क्या, टू क्रिएट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो वो डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, एक बायर होगा एक सेलर होगा। ठीक है। नेक्स्ट,
बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर है सर। आपको तो इतना अब तक नॉलेज क्लैरिटी होना चाहिए कि सर इसको अपन मैच कर सकते हैं यूनिट नंबर 2 के लास्ट टॉपिक के ऊपर से फर्स्ट पॉइंट के साथ। यूनिट नंबर 2 वाज कंसीडरेशन, उसका लास्ट टॉपिक सेक्शन नंबर 25 वैलिडिटी ऑफ एन अग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन। उसके अंदर पहला पॉइंट 25 का सबसेक्शन 1 आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, उसके अंदर 4 पॉइंट लिखा हुआ है। नियर रिलेशनशिप, नेचुरल लव एंड अफेक्शन, राइटिंग, रजिस्टर्ड। अगर ये चारों है तो इंटेंशन था। कुछ भी मिसिंग है मतलब इंटेंशन नहीं था। उसमें मुझे तो एक एग्जाम्पल भी याद आ रहा है, ऊपर से दूसरा एग्जाम्पल था, एक ससुर अपनी बहू को 5 लाख का गोल्ड नेकलेस देने का वादा करता है। बहू बोलते हैं भाई मुझे विश्वास मेरे पर लिख के रजिस्टर करके दे। अगर ऐसा किया तो अब वो फादर इन लॉ को देना ही पड़ेगा, बिकॉज नाउ इट इज एनफोर्सेबल। तो इसका वो उल्टा हो गया। थर्ड बकवास पॉइंट, बुक में 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि सर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में एक लीगल फॉर्मेलिटी है कि वो राइटिंग में ही होना चाहिए। दूसरा, अगर आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज करते हो तो उसकी रजिस्ट्री होनी ही चाहिए। ये लीगल फॉर्मेलिटीज हैं कुछ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तो अगर ऐसी कोई फॉर्मेलिटी है तो उसको आपको फुलफिल करना पड़ेगा, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। तो 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं इंश्योरेंस के और इमूवेबल प्रॉपर्टी के। नेक्स्ट, दोनों एग्जाम में आ चुके हैं। मुझे तो सर याद आ रहा है कि बुक में 3 बार एक ही एग्जाम्पल लिखा हुआ है ऑयल वाला। फोन करके बोलते हैं कि हमें आप 100 लीटर्स ऑफ ऑयल देके जाओ, पर ये नहीं बताते कौन सा वाला ऑयल। तो अगर सामने वाला ऑयल सप्लाई नहीं करेगा आप उसके बाद सू नहीं कर सकते। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं था बिकॉज इट वाज नॉट सर्टेन। सर्टेन वर्ड मैंने और कहाँ पढ़ा था सर? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर, फीचर्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर अमाउंट पेएबल, पेई, डेट ऑफ पेमेंट मस्ट बी सर्टेन। हाँ, वहाँ भी सर्टेन वर्ड आया था सर। एग्जाम आ चुका है पॉइंट, नीचे वाला एग्जाम आ चुका है। मुझे 2 एग्जाम्पल याद आते हैं पॉइंट पढ़ के, दोनों एग्जाम के क्वेश्चंस। एक तो आपकी बुक में दिया हुआ है ट्रेजर बाय मैजिक, हाँ। दूसरा ब्रिंगिंग डेड पर्सन टू लाइफ अगेन, उसमें लाइफ का स्पेलिंग भी रॉन्ग लिखा था उसने, LIV लिखा था। दोनों ही वैलिड नहीं है, ठीक है, बिकॉज दे आर नॉट पॉसिबल टू परफॉर्म। ठीक है सर, हो गया पॉइंट बकवास। किसरी क्वेश्चन आएगा, थ्योरी क्वेश्चन नहीं आएगा। बाजू में जो सेक्शन 10 में लिखा हुआ है, पहला पॉइंट तो बहुत ही ऑब्वियस सर, कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए आपको अग्रीमेंट होना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट बोलता है अग्रीमेंट। फिर उसके बाद मैं थर्ड फोर्थ पॉइंट की बात करूं, लॉफुल कंसिडरेशन, लीगल ऑब्जेक्ट। ठीक है, 2 इजी पॉइंट आई वुड से। चाहते ना बाजू में पहले 1, 3 और 4 को कर लेते हैं, 1, 4 एंड 5 को कर लेते हैं। अग्रीमेंट छोटा पॉइंट, लॉफुल कंसिडरेशन छोटा पॉइंट, लीगल ऑब्जेक्ट छोटा पॉइंट। एग्जाम्पल लेते हैं इसका एक बार। मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा, आप मुझे गांजा बेचना। यहाँ पे कंसिडरेशन अनलॉफुल है, जो मुझे मिल रहा है दैट इज अनलॉफुल। मैं आपको 1 लाख दूंगा, आप मेरे इसका मर्डर कर देना। यहाँ पे ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है। तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए ऑब्जेक्ट भी लीगल होना चाहिए, कंसिडरेशन भी लॉफुल होना चाहिए। बाकी सारे बड़े बड़े पॉइंट्स से मैं बोला नहीं उसको। लेट मी स्टार्ट विथ फ्री कंसेंट। जैसे ही मैंने इसको पढ़ा मेरे दिमाग में स्ट्राइक हुआ 13 से लेके 22 तक। 13 कंसेंट, 14 फ्री कंसेंट, 15 कोर्जन, 16 अंडर इन्फ्लुएंस, 17 फ्रॉड, 18 मिसरिप्रेजेंटेशन, 19 वॉइडेबल, 20, 21, 22 मिस्टेक। लाइन से सर सेक्शन है जहाँ पे हम आगे जाके पढ़ेंगे सर। कंसेंट का मतलब होता है 3 पॉइंट्स, एक लैटिन, 2 इंग्लिश। लैटिन की बात करें कंसेंसस एड आइडम, इंग्लिश की बात करें इंग्लिश का पहला पॉइंट आइडेंटिटी ऑफ माइंड्स, इंग्लिश का दूसरा पॉइंट मीटिंग ऑफ माइंड्स। तो हम उसको बोलेंगे कंसेंट। ये कंसेंट फ्री होना चाहिए, दैट इज सेक्शन 14। नाउ ऑब्वियसली द क्वेश्चन इज फ्री कंसेंट क्या होता है? सर सारे कंसेंट फ्री ही होते हैं सिवाय 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, उसमें कंसेंट फ्री नहीं होता। 15, 16, 17, 18 के अंदर कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल होता है, 20, 21, 22 के अंदर कॉन्ट्रैक्ट वाइड होता है। बहुत डीप में पढ़ना है हमको एनीवे सेक्शन यूनिट नंबर 3 के अंदर इस टॉपिक को। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट भी आपका यूनिट नंबर 3 का फर्स्ट टॉपिक है सेक्शन 11 और सेक्शन 12। कंपिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, मेजर, साउंड माइंड, नॉट डिसक्वालिफाइड बाय द लॉ, जिसके अंदर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। ये 3 चीजें होनी चाहिए टू बी कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। फिर 12 के अंदर से एक्सप्लेन करें वो अनसाउंड माइंड वाले टॉपिक को थोड़ा सा और, कि सर अनसाउंड माइंड वाला जब साउंड माइंड होता है तो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, साउंड माइंड वाला जब अनसाउंड होता है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। कितना बकवास है। तो लॉजिकली बात करें अगर अपन
तो आपका 10 से लेकर 23 तक सारे सेक्शंस याद होने चाहिए, सारे के सारे, ये मस्त एक सीक्वेंस है 22 तक, नहीं इवन 23 ही वाला भी। 6 पॉइंट आएगा तो देख लेंगे अपन, ठीक है, इजी पीसी। एग्जाम के लिए पहला काम का सेक्शन ये था अपना, सेक्शन नंबर 10। केस स्टडी क्वेश्चन बनेगा, थ्योरी क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये पॉइंट आपको मैंने सिखा दिया ऑलरेडी, ड्रॉ करके आगे बढ़ते हैं। अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स। हमने एग्जाम्पल लिया था परफॉर्मेंस बेसिस के अंदर कि मैं आपको कार दूंगा, आप मुझे 10 लाख रुपए देना। मैंने आपको कार दे दी, आपने मुझे 10 लाख दे दिए, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, पास्ट टेंस हो चुका। सर मैंने कार दे दी, आपने पैसे नहीं दिए, यूनिलेटरल एग्जीक्यूटरी। सर मैंने पैसे दे दिए, आपने कार नहीं दी, अगेन यूनिलेटरल एग्जीक्यूटरी। सर ना मैंने पैसे दिए ना आपने कार दी, बायलेटरल एग्जीक्यूटरी, टट्टी। नेक्स्ट वाले के अंदर एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट जहां पे वर्ड्स का प्रयोग होता है, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट जहां पे वर्ड लेस बातें कर रहे हैं अपन। कितना ज्यादा ऑब्वियस है सर, इंप्लाइड के अंदर क्वासी आता है, इंप्लाइड के अंदर ही टैसिट आता है। चलिए यहाँ पे लिखा नहीं उसने, हम लिख देते हैं टैसिट। एग्जाम्पल की बात करें, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट यूनिट नंबर 6 में लिखा हुआ है, सेक्शन 68, 69, 70, 71, 72। इंशाल्लाह याद करने की कोशिश करें। अगर 68 एग्जाम में आ चुका है, सर क्या है 68? पेमेंट फॉर नेसेसिटीज। 69 लास्ट टाइम में आ गया था, पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन। 70 हमने पिज्जा का एग्जाम्पल लिया था, नॉन ग्रेटिट्यूस एक्ट। 71 एग्जाम में आ चुका है, फाइंडर ऑफ लॉस गुड्स। 72 पेमेंट बाय मिस्टेक। यूनिट नंबर 6 के अंदर से 5 बॉक्सेस बने हुए हैं, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स। नहीं निकाल के देख जल्दी, क्या कर रहे हो तुम लोग। यूनिट नंबर 6 के अंदर सेकंड टॉपिक, टाइप्स ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, यूनिट नंबर 6 के अंदर 68, 69, 70, 71, 72। पेमेंट फॉर नेसेसिटीज, 69 पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन, 70 नॉन ग्रेटिट्यूस एक्ट, 71 फाइंडर ऑफ लॉस गुड्स, और 72 पेमेंट मेड टू अ पर्सन बाय मिस्टेक। उसको अपन क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। यहाँ पे दिमाग सिर्फ एक जगह पे है जो आपको रट्टा मारना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं अपने पास, कि सर अगर कूली वाला केस आया तो हम इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कराएंगे, क्वासी के नहीं आ सकते। कंसेप्चुअल राइट है बट एग्जाम वाला मार्क्स नहीं देगा। तो कूली वाला क्वेश्चन आएगा अगर, तो आप बेसिकली इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कराओगे, ठीक है। टैसिट की बात भी कर ही लेते हैं सर एक बार, सिलेबस में तो है ना टैसिट अपने। दुनिया में से 2 एग्जाम्पल, फॉल ऑफ हैमर ऑक्शन सेल के अंदर, और दूसरा एटीएम। दुनिया में 2 ही केस हैं टैसिट के अंदर, ठीक है। क्वासी के अंदर 5 केस मैंने आपको बताया, टैसिट में 2 केस। ई कॉन्ट्रैक्ट बकवास, आगे बढ़ते हैं। यहां पे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, सेक्शन नंबर 10 अगर सेटिस्फाई करते तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। दिमाग तो सर एक ही जगह पे है, वॉइड के अंदर। फटाक से हम जाते हैं सीधा यूनिट नंबर 4 के अंदर, विच इज सेक्शन 56। सेक्शन 56 बोलता है कि सर जब वॉइड बातें कर रहे हो, ये वॉइड या तो अग्रीमेंट हो सकता है या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। सर वॉइड अग्रीमेंट का मतलब क्या? वॉइड एब इनिशियो, स्टार्टिंग से 0। सर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या? 3 नाम दिए हुए हैं, सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, पोस्ट कॉन्ट्रैक्चुअल इम्पॉसिबिलिटी। सर मतलब वॉइड अग्रीमेंट के अंदर चीजें स्टार्टिंग से ही 0 है, दे वर नेवर इन्फोर्सिबल। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सर स्टार्टिंग में सब कुछ माशाल्लाह था, आगे जाके कुछ दिक्कतें आ गई। हम तो इतना डीप में पढ़ चुके हैं सर, दिक्कतों के भी 2 प्रकार हैं, एक चेंज इन लॉ, एक चेंज इन सर्कमस्टांसेस। दोनों के एग्जाम्पल भी देख चुके हैं आपको। चेंज इन लॉ का आपको एग्जाम्पल दिया था महाराष्ट्र के अंदर गुटखा, और चेंज इन सर्कमस्टांस का एग्जाम्पल दिया था नाइकी की फैक्ट्री में आग। दुनिया में तीसरा कोई केस बन ही नहीं सकता। इट विल बी आइदर चेंज इन लॉ या चेंज इन सर्कमस्टांसेस। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आया था, लास्ट टाइम में था शायद, ऐसा मुझे याद है, हम चाइना से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते थे, उससे माल खरीदते थे।
सडनली एक दिन वॉर ब्रेकआउट हो जाता है, कितना ज़्यादा ऑब्वियस है सर, ये चेंज इन सर्कमस्टांसेस में आ जाएगा। एग्जाम का क्वेश्चन बोला मैं अभी, और ये बन जाएगा आपका वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, आगे बात करते हैं। बाकी वापस आता हूं मैं। कंप्यूटर से हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके, 11वां 12वां लॉफुल लीगल पढ़ लिया हमने ऑलरेडी, सब तो हो चुका। नीचे जाते हैं फटक से वापस। हाँ, ये हो गया। वॉइडेबल के ऊपर आते हैं, जो हमने डिस्कस किया था अभी 5 मिनट पहले, 15, 16, 17, 18 के अंदर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है। मतलब आपके पास ऑप्शन है कि आप वॉइडेबल को वॉइड कर सकते हो, जब तक वॉइड नहीं करते तब तक वो वैलिड रहता है। सर इसको हमने कहां पढ़ा था? यूनिट नंबर 3 सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, नेमो डेट क्वाड नॉन हैबिट के एक्सेप्शन के अंदर। उसके पहले भी पढ़ा था हमने, ऊपर से तीसरा पॉइंट, मैं पॉइंट याद करता, ऊपर से तीसरा पॉइंट। ठीक है, तो ठीक है, आपकी दुकान पे आके हमने आपके सर पे बंदूक रखा था, आप पुलिस के पास गए, उसके पहले जाके मैंने उसको किसी को बेच दिया, यही वाला पॉइंट था। ठीक है, वॉइडेबल, बकवास, इलीगल सबको समझ में आता है, डिस्कशन करने की जरूरत ही नहीं। हाँ, एक अच्छा पॉइंट दिमाग में ये आ गया मेरे, और ऑल इलीगल अग्रीमेंट्स आर वॉइड अग्रीमेंट्स, बट ऑल वॉइड अग्रीमेंट्स आर नॉट नेसेसरीली इलीगल। एग्जाम्पल लेते हैं माइनर का, माइनर के साथ जो बातचीत करी दैट इज डेफिनेटली वॉइड अग्रीमेंट। सर कहाँ पढ़ा हमने? यूनिट नंबर 3 के टॉपिक नंबर 1 के पॉइंट नंबर 1 के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट विद बाय माइनर इज वॉइड एब इनिशियो, मोरी बीबी वैसे धर्मदास घोष। ये इलीगल नहीं है सर, वॉइड है, इलीगल नहीं है। तो जो भी इलीगल है वो 100% वॉइड अग्रीमेंट होगा, बट जो वॉइड अग्रीमेंट है जरूरी नहीं है कि वो इलीगल हो। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम के क्वेश्चन की बात करते हैं। A and B contract that A will sell to B his cow. Unknown to both the parties, the cow was dead a day before. Void agreement. इलीगल कहाँ हुआ? Void हुआ। तो इलीगल void होगा 100%, void इलीगल होगा जरूरी नहीं है। ठीक है, सही लॉजिकल। अनएनफोर्सेबल मेरे को काम आएगा यूनिट नंबर 4 के अंदर बहुत ज्यादा। आपकी बुक के अंदर दिए हुए हैं 2 एग्जाम्पल जो काम आएगा, पहले उसकी बात कर लेते हैं। टाइम बार डेट यूनिट नंबर 4 में भी आएगा। सर यूनिट नंबर 4 में कहाँ पे आएगा? सेक्शन 59, 60 और 61 में। सर क्या था 59, 60, 61? एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स। सर क्या लिखा था उसके अंदर? सेक्शन 60 में लिखा था अगर डेटर कुछ नहीं बोलता तो क्रेडिटर अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता है, और वो टाइम बार डेट को भी एडजस्ट कर सकता है। सेम लिखा था 61 के अंदर। तो अगर कोई डेट टाइम बार हो चुका है, मतलब 3 साल से आपने किसी से पैसा नहीं मांगा है, तो 3 साल मांग भी नहीं सकते, मतलब वो बन चुका है अनएनफोर्सेबल। और आई गेस एक और एग्जांपल दिया हुआ है बुक में, चेक कर एक बार। और राइटिंग वाले है एग्जांपल, एक राइटिंग वाला एक और एग्जांपल हो, 2 एग्जांपल बुक में दिए तब मुझे पता है। इंश्योरेंस वाला ही है, फिर भी एक बार चेक कर ले। अनएनफोर्सेबल वाला पागल ही, टाइम बार डेट वाज मेरे पापा का रिटायरमेंट वाला केस। दो एग्जाम्पल ले रहे हैं, मेरे ब्रेन में स्टोर्ड है, गलत नहीं हो सकता मेरा ब्रेन, पॉसिबल ही नहीं है। 2 एग्जाम्पल मिलेंगे। हाँ, मेन बुक सिर्फ टाइम बार दिया हुआ है। दीदी को मिला ही नहीं है। हाँ मिला ही नहीं, पागल को। हाँ तो आगे मिस्टेक तक पहुंच गई पागल। ये किसका लेटर है? मैं नहीं पढ़ता। हाँ नहीं पीछे रख दिया। हाँ दीदी, हाँ यहाँ पे आसपास मिलेगा। पेज नंबर 6.10। ये रहा। कौन था एक ही वाला बोलने वाला? बेवड़े ये रहा, इमूवेबल प्रॉपर्टी। ऊपर वाला टाइम बार्ड, नीचे वाला ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होगा बिना राइटिंग के। एक ही एग्जांपल है। मैं ब्रेन में स्टोर है तो मैं बिल्डिंग को चैलेंज कर रहा है। नहीं पढ़ा दीदी, तेरा भैया का कॉन्ट्रैक्ट भी है। बोलते कॉन्ट्रैक्ट है।
एग्जाम्पल्स देख लो एक बार, आई वेट, मैं फटाक से वो कॉल करके आ जाता हूँ, तब तक टाइम टेबल का ही मैसेज है। यहाँ तक एक बार फटाक से कॉल कर लो, डाउट है मुझसे पूछ लो। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली, सेक्शन नंबर 10 इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली, तो आपको ये 2 पॉइंट पढ़ लेने चाहिए एक बार। ओ दीदी पागल, क्या हो तेरे को? सब ठीक है लाइफ में? क्या भैया को डिस्टर्ब क्यों कर रही है तू? हाँ ऑलरेडी डिस्टर्ब है, तो उसने एक आंसर नहीं दिया क्लास के अंदर, लिखा भी तूने 3 बार को बोला था मैंने, वो अभी चेक करता हूँ। हाँ देखिए जल्दी से टाइप्स और सेक्शन 10 में फटाक से फोन करके वापस आया। आपका टाइम टेबल संडे का हिलाने का बात करो फिर अभी, संडे का तो हिलाना है, टाइम टेबल आपका टाइमिंग क्या है? 7:30 बराबर। In the difference between quasi and implied. Quasi is a type of implied contract. आप मुझसे पूछ रहे हो डिफरेंस बिटवीन महाराष्ट्र एंड मुंबई, कैसे बताऊं मैं? एक सुपर सेट एक सबसेट है। आगे टैसिट के अंदर आपका इंटेंशन होता है कॉन्ट्रैक्ट में घुसने का, कॉसी में आपका इंटेंट होता नहीं है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं ना, पिज्जा वाले एग्जाम्पल के अंदर, जब मेरे नेबर ने मेरा पिज्जा खा लिया था, उसका इंटेंशन कभी नहीं था कि मुझे पैसा देगा, पर लॉ मेकर ने बोला कि नहीं देना पड़ेगा। ठीक है सर, कहते हैं ना यूनिट नंबर 6 के अंदर फर्स्ट टॉपिक के अंदर लास्ट पैराग्राफ, फीचर्स ऑफ अ कॉसी कॉन्ट्रैक्ट, 3 पॉइंट लिखे हैं उसके अंदर। पहला पॉइंट लिखा हुआ है राइट टू मनी, सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है इम्पोज्ड बाय लॉ, और तीसरा पॉइंट लिखा है राइट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन। ऐसा कुछ याद है? कितना दर्द है तुम्हारे जीवन में। निकाल फटाक से यूनिट नंबर 6 कॉसी कॉन्ट्रैक्ट के फीचर्स। महान प्रिपरेशन है तुम लोगों की। फीचर्स ऑफ अ कॉसी कॉन्ट्रैक्ट यूनिट नंबर 6 फर्स्ट टॉपिक का लास्ट पैराग्राफ, 3 पॉइंट मिलेंगे उसके अंदर आपको। राइट अगेंस्ट, राइट टू मनी, इम्पोज्ड बाय लॉ, राइट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन। उसको सेकेंड पॉइंट है उसके बारे में डिस्कशन कर रहा हूं कि सर आपका इंटेंशन नहीं था, लॉ इम्पोज करता है, पर टैक्स में तो मेरा इंटेंशन था, अभी मैंने बिडिंग करा होगा तभी तो फॉल ऑफ हैमर हुआ होगा, मेरा इंटेंशन था परचेज करने का, बट उसको इम्प्लाइड क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज फॉल ऑफ हैमर के अंदर वर्ड्स इन्वॉल्व नहीं है। जिसका भी डाउट था हो गया होगा क्लियर। आगे ये सेम डाउट एक बार ऊपर पूछना ना, ऊपर गया था तो एक बार कौन सी मैडम थी, उनसे पूछा ना एक बार, मजा आएगा। लॉ हो गया मतलब उनका लॉ हो गया मतलब पढ़ा के हो गया। नाइस। आगे बात करते हैं। मीनिंग ऑफ ऑफर स्लैश प्रपोजल, अच्छा पॉइंट है, काम का पॉइंट है। एन ऑफर इज द स्टार्टिंग पॉइंट इन मेकिंग ऑफ एन अग्रीमेंट। हमारे डायग्राम के अंदर भी ऑफर ही सबसे पहले लिखा हुआ अपन ने। एन ऑफर इज ऑल्सो कॉल्ड अ प्रपोजल। दस फॉर अ वैलिड ऑफर द पार्टी मेकिंग इट मस्ट एक्सप्रेस हिज विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग। हमने इसमें एग्जाम्पल लिया था समोसे वाले का। इस समय कॉलेज के बाहर एक समोसा बेचने वाला आया, मैंने उसको ऑफर किया कि तू यहाँ पे समोसा मत बेच, मैं तेरे को 1 लाख दूंगा। तो मत बेच वाला पॉइंट हो गया, नॉट टू डू समथिंग, कुछ ना करने का ऑफर देना। डू इज तो वेरी सिंपल, मुझे वड़ा पाव दे, वुड बी टू डू समथिंग। ठीक है, मैं 10 रुपये दूंगा, मुझे वड़ा पाव देना, दैट इज टू डू। तो ऑफर पॉजिटिव भी हो सकता है, ऑफर नेगेटिव भी हो सकता है, ये मुझे यहाँ से सीखने को मिला। नीचे उसी को उसने एक्सप्लेन करा डेफिनेशन के साथ। Whenever a person signifies to another his willingness, आ गया पॉजिटिव, टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। इंटेंशन दोनों केस में एक ही होगा, सामने वाले की हाँ लेना। मैं उसको बोलूंगा समोसा यहाँ पे मत बेच, इंटेंशन इज कि वो हाँ बोले। मैं उसको बोलूँ मुझे वड़ा पाव खाना है, वड़ा पाव दे, इंटेंशन होगा कि वो हाँ बोले। तो ये तो कॉमन बॉक्स है, ये दोनों में आएगा, टू डू के अंदर भी आएगा, एब्सटेन के अंदर भी आएगा। तो विद अ व्यू टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ द अदर पार्टी टू सच एक्ट और एब्सटेनेंस इज कॉल्ड ऑफर। एसेंशियल्स पढ़ लिया हमने ऑलरेडी, मोड्स पढ़ लिया हमने ऑलरेडी, एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, एक्सप्रेस के अंदर रिटर्न, ओरल, बकवास। एग्जाम के क्वेश्चंस पे आते हैं सर। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर जनरल, जैसे मैंने इसको पढ़ा सबसे पहले दिमाग में स्ट्राइक हुआ न्यूज़पेपर, हाँ। दूसरा स्ट्राइक हुआ कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोकबॉल कंपनी,
तीसरा आपको जो मैंने एग्जाम्पल दिया था मेरे मिठे भाई कॉलेज वाला, मेरे एक फैकल्टी के फादर का, दैट इज जनरल ऑफर। चौथा मुझे याद आया, कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन बाय फॉलोइंग द टर्म्स एंड कंडीशन एंड इट विल बी रिगार्डेड एज टैसिट एक्सेप्टेंस। बिना मुझे बताए एक्सेप्टेंस मान लिया जाएगा अगर उसने उसको टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करा तो। बाजू में स्पेसिफिक ऑफर देखा मैंने, सबसे पहले स्ट्राइक हुआ, जिसको ऑफर दिया वही हाँ वही ना बोल सकता है। दूसरा मुझे स्ट्राइक हुआ बोल्टन वर्सेस जोन्स। आगे बात करते हैं। काउंटर ऑफर, सिर्फ एक ही वर्ड दिमाग में आया, बार्गेन। आगे सर जैसे आप काउंटर ऑफर करोगे ओरिजिनल ऑफर लैप्स हो जाएगा, फिर उस काउंटर ऑफर जो आपने करा उसके ऊपर डिस्कशन होगा। बुक का मुझे एक और लैंग्वेज याद आता है, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, इफ्स एंड बट्स वाला, ठीक है, दैट इज काउंटर ऑफर। क्रॉस ऑफर की बात करें, दोनों साइड क्वेश्चन मार्क फ्लो हुआ था, यहां पे भी क्वेश्चन मार्क वहां पे भी क्वेश्चन मार्क। हमने क्लास में एग्जांपल किया था, विल यू बाय माय रेड कार फॉर 5 लाख क्वेश्चन मार्क। चिट्ठी डाल के वापस घर पे आए, उसमें उल्टा लिखा था कि भाई विल यू सेल योर कार फॉर ₹5 लाख, जो भी है। तो क्योंकि दोनों बाजू क्वेश्चन मार्क है, हम उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल सकते, उसको ऑफर ही माना जाएगा। किसी एक को तो हाँ बोलना पड़ेगा। इसमें हमने एग्जाम्पल लिया था डी मार्ट का, कि सर एक वैलिडिटी पीरियड है, उस वैलिडिटी पीरियड के अंदर आपको हाँ या ना बोलना पड़ेगा। इज द टाइप्स ऑफ ऑफर। एग्जाम के क्वेश्चन की बात करूं, डिफिकल्ट क्वेश्चन आया था, अटेम्प्ट याद कर रहा हूं मैं दिमाग में अभी, सितंबर 2024 इंशाल्लाह, नॉट वेरी श्योर, था क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, मिल गया 1 का 2, पूरे इंडिया रॉन्ग करके आया, पूरा इंडिया इसको। स्टैंडिंग ऑफर से कनेक्टेड टॉपिक, इसे मैंने क्वेश्चन ओपन कर दिया। क्वेश्चन भी यूनिट नंबर 1 का ही है, वैसे तो सेक्शन नंबर 4 का कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एक्सेप्टेंस। हाँ सर, क्वेश्चन बोलता है वेदर बी कैन क्लेम डैमेजेस फ्रॉम ए। कुछ दीदी क्या लगता है, हाँ कि ना? क्वेश्चन ही नहीं समझा, क्वेश्चन ही नहीं समझा, हाँ कसम। आंसर हाँ कि ना? ना। बाजू में दीदी ना। आई थिंक हमने क्लास में करा है इसको। आंसर इज ना। एक्सेप्ट करने से पहले अगर मैं उसको बेच दिया तो मैं बेच सकता हूं, बिकॉज मैं बाइंड नहीं हुआ। बाइंड कब होता है? जब तू मुझे एक्सेप्टेंस दे देता। ये तो ऑफर ओपन था 3 दिन के लिए, तूने एक्सेप्ट करा, उसके पहले मैंने किसी और को दे दिया अच्छे कोड के अंदर, मेरी मर्जी, मेरा माल है, मैं मालिक हूं, जो करने करूंगा। हाँ, तू एक्सेप्ट करता उसके बाद बेचता तो मुझे सू कर सकता था, पर तेरे एक्सेप्ट करने से पहले मैंने बेच दिया तो घंटा कुछ नहीं कर सकता। भले ऑफर का वैलिडिटी ओपन था, बट स्टिल डजंट मैटर। तुझे जल्दी हाँ करना चाहिए था ना। आंसर देखते हैं एक बार। ये रहा सर, पढ़ सकते हैं? आई विल वेट। ऊपर मुझे एक और क्वेश्चन दिख गया, अभी डिस्कस किया था हमने, ये वाला 3 मार्क का। वेटिंग आपके पढ़ने का। डन, पढ़ना चाहिए सर। आंसर कॉसी कॉन्ट्रैक्ट, पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन,
बुक के अंदर एग्जैक्ट यही एग्जाम्पल दिया हुआ है, 100% ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये रहा 69। कंक्लूजन, एम इज एंटाइटल्ड टू रीइंबर्स ₹50,000 फ्रॉम मिस्टर एल। ठीक है, बकवास। आगे बात करते हैं, सारे केस लॉस समरी उसका। रूल्स एज टू वेल्ड ऑफर, अच्छे पॉइंट्स हैं सर। पहला पॉइंट हम लोग पढ़ चुके हैं, सेकंड पॉइंट हम लोग पढ़ चुके हैं, थर्ड पॉइंट हम लोग पढ़ चुके हैं, फोर्थ हमें पढ़ना है। 1 2 3 हो चुका है, वापस नहीं पढ़ने वाले। फर्स्ट बेल्फर वर्सेस बेल्फर वाला है सर, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए। सेकंड हमने सेक्शन नंबर 10 में पढ़ा था, सर्टेन, डेफिनेट एंड नॉट वेग, एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए। फिर एक्सप्रेस हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। पढ़ने लायक पॉइंट इज पॉइंट नंबर 4, एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन 2 बार। ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम इन्विटेशन टू ऑफर। मैं आपको सिर्फ एग्जांपल रिकॉल करा दूं जो अपनी क्लास में डिस्कस किए थे। सबसे पहले आपने एक क्वेश्चन एग्जांपल जो किया था क्लास के अंदर, दैट वाज कॉलेज का प्रोस्पेक्टस, एनएम कॉलेज का, क्या हो हमारे कॉलेज में एडमिशन लो, दैट वाज इन्विटेशन टू ऑफर। दूसरा हमने जेक एंड जोन्स का एग्जांपल किया था, इसका कंक्लूजन था आइटम्स displayed on a shop window is invitation to offer। तीसरा हमने एग्जांपल किया था प्रोस्पेक्टस का, जब कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो आईपीओ के अंदर, तो जो प्रोस्पेक्टस है दैट इज अगेन इन्विटेशन टू ऑफर। डिफरेंस की बात करें तो एक ही पॉइंट एक काम का था कि सर इन्विटेशन टू ऑफर के अंदर आप सामने पार्टी को इन्वाइट करते हो नेगोशिएशन के लिए, नॉट टू गेट बाइंड। ऑन द कॉन्ट्ररी ऑफर के अंदर आप सामने से बात करते हो टू गेट बाइंड। तो अपन ये देखेंगे आपको नेगोशिएशन करना है या आपको बाइंड होना है। नेगोशिएशन करना है, इट इज इन्विटेशन टू ऑफर। बाइंड होना है, ऑफर। कितना सिंपल है, सुपर इंपॉर्टेंट। अच्छा पॉइंट मुझे पढ़ के फटाक से याद आया, गौरी दत्त लालमन शुक्ला का केस, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त वाला केस। नेफ्यू घूम गया था, नौकर को बोला था जाके ढूंढ के लेकर आ, नौकर ढूंढ के लेकर आ गया। उसने वो एडवर्टीजमेंट नहीं पढ़ा था कि जो नेफ्यू ढूंढ के लाएगा उसको मैं पैसा दूंगा, उसने नहीं पढ़ा था, वो मांग नहीं सकता पैसा। जब आपको ऑफर कम्युनिकेट ही नहीं हुआ तो उसको आप एक्सेप्ट कैसे कर सकते हो? तो नौकर बेसिकली केस हार गया था बिकॉज उसने न्यूज़पेपर का वो कटआउट नहीं पढ़ा था, तो उसको ऑफर कम्युनिकेट ही नहीं हुआ था। जो कम्युनिकेट ही नहीं हुआ उसको आप एक्सेप्ट कैसे कर सकते हो? दैट वाज दिस केस, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। नेक्स्ट वाले की बात करें, बहुत ही प्यारा पॉइंट, इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं एक्सेप्टेंस के पॉइंट नंबर 3 के साथ। यहां बोलता है ऑफर में बी कंडीशनल, वहां पे थर्ड पॉइंट में सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। मतलब जब मैं किसी को ऑफर करूंगा उसके अंदर इफ्स एंड बट्स हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल, मैं आपको मेरी कार बेचने को तैयार हूं अगर आप मुझे पैसा कैश में दोगे तो। वैलिड है सर, ऑफर किया मैंने आपको और उसमें इफ्स एंड बट्स लगाया, अगर आप मुझे पैसा कैश में दोगे तो। जो सामने वाला है वो ऐसा नहीं बोल सकता मैं कैश में दे दूंगा अगर आप मुझे 10% डिस्काउंट देते हो तो। नहीं, ये तो काउंटर ऑफर हो गया। तो ऑफर कैन बी कंडीशनल, एक्सेप्टेंस हैज टू बी अनकंडीशनल। तो इसको अपन कनेक्ट कर सकते हैं नीचे वाले एक्सेप्टेंस वाले पॉइंट के साथ। इवन इसके ऊपर वाले को भी कनेक्ट कर सकते हैं अपन नीचे वाले एक्सेप्टेंस के साथ। सर क्या? यहां पे लिखा है ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, नीचे लिखा है एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड के अंदर केस लॉ था लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेट के अंदर केस लॉ है ब्रॉगडन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी, जहां पे हमने उसको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया था, उसने उसको साइन करा था, उसको ड्रॉअर में रख के भूल गया था। तो ऑफर भी कम्युनिकेट होना चाहिए, एक्सेप्टेंस भी कम्युनिकेट होना चाहिए। तो इन दोनों पॉइंट को आप बेसिकली नीचे वाले पॉइंट के साथ कनेक्ट करके पढ़ोगे तो एक अलग लेवल का आपको क्लैरिटी मिलेगा। नेक्स्ट तो टट्टी है सर, ऑफर में ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं होना चाहिए कि आप ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा मान लूंगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो नो टर्म ऑफ दी नॉन कंप्लायंस अमाउंटिंग टू एक्सेप्टेंस। हमने एग्जाम्पल दिया था कि मुझे आपका मोबाइल परचेस करना है 10 रुपये में, आपने मुझे 5 मिनट रिप्लाई नहीं करा तो ऐसा मान लूंगा कि आपका मोबाइल मेरा, ऐसा नहीं चलता। नॉन कंप्लायंस इज इक्वल टू एक्सेप्टेंस नहीं चलता। पढ़ सकते हैं, यहां तक डाउट है पूछ सकते हैं। आई वेट, मेन बुक में
इस वाली बुक में जिसमें भी आपको पढ़ना है। यहाँ तक अगर डाउट है तो मैं वेट कर रहा हूँ, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये सर क्या वॉशरूम बेवड़े, क्या पढ़ाई करी तूने, वॉशरूम जा कर रहा हूँ, जा जल्दी। वेटिंग 1 मिनट। यहां तक के कोई भी पॉइंट, एग्जाम्पल, डाउट पूछ सकते हैं। शायद मैं आपका जल्दी छोड़ दूंगा आज, शायद, हाई चांसेस। मेरे बाद कोई लेक्चर है आपका? नहीं है तो ये लंबा खींचूंगा। 3 घंटे के लिए क्या लेक्चर में आओगे फिर? मुझे लगा बाद में कोई लेक्चर होगा तो। अच्छा इसके पहले था? कौन सा? कल्पेश सर? छोड़ दूंगा जल्दी। मैं ऐसा नहीं था 3 घंटे के लिए खाली लेक्चर में आओ ऐसा। क्या हुआ? जल्दी, माई फोकस वुड बी क्वेश्चन एंड आंसर्स। डन हो जाना चाहिए। मैं जो पहले पूरा मैपिंग करा हुआ था हर चैप्टर के अंदर, आपको दिखाया भी था मैंने वो मैपिंग। दैट वाज बेसिकली लाइक दिस कि जून 2019 के अंदर कौन सा क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आया, आपको मैंने ओपन करके दिखाया था। मैं उसका मैपिंग करा हुआ है 12 अटेम्प्ट का। मैंने उसको अभी ट्वीक कर दिया, चेंज कर दिया। अभी मैंने क्या करा, पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को, मतलब सारे सब्जेक्ट को, कॉन्ट्रैक्ट की बात करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में तोड़ दिया। यहाँ से सपोज ये टॉपिक यूनिट नंबर 3 से आया था तो इसको मैंने यहाँ डाल दिया। ये यूनिट 1 से आया था तो इसको मैंने यहाँ डाल दिया। ऐसा सारे पेपर का मैंने यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मतलब पहले से ज़्यादा टाइम एफिशिएंट हो गए अपन। इन द सेंस मैंने यूनिट ख़त्म जब करा तो मैं हर एक क्वेश्चन का क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा, मैं सीधा उस यूनिट के जितने भी क्वेश्चंस है उसमें देख लूँगा। तो ऐसा मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। 8 घंटे लगे मुझे और मैंने कर लिया। तो जैसे अपना यूनिट नंबर 1 खत्म होगा, नेक्स्ट लेक्चर में 1 2 3 तीनों खत्म हो जाएगा। तो वो पेपर ओपन करके 3 मिनट के क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। फिलहाल एक्सेप्टेंस, इसी पॉइंट जिसको आपने प्रपोजल दिया था, अगर वो हाँ बोल देगा दैट वुड बी एक्सेप्टेंस। यहाँ पे वो स्पेसिफिकली बात कर रहा है स्पेसिफिक ऑफर वाली। पर्सन टू whom द प्रपोजल इज मेड, पर्सन टू whom द पर्सन मेड, 3 बार क्यों लिखा बे? पागल हो गया। थोड़े से दूसरे कोई अलग लिखा होगा, चल कोई बात नहीं, तीसरे को अलग लिखा होगा, तीनों एक ही लिखा है सर। नाइस। आगे जनरल रूल, ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय द पर्सन और पर्सन्स टू whom it is made. Specific offer accepted only by that definite person, Bolton vs Jones, nothing else. General acceptance accepted by any person by complying with the terms of the offer. ठीक है। लीगल रूल्स डिस्कस कर लिया हमने मोटा मोटी। तो पहला वाला पॉइंट डिस्कस कर लिया, सेकेंड वाला डिस्कस कर लिया, 3 4 5 डिस्कस कर लेते हैं।
एक्सेप्टेंस प्रिस्क्राइब मोड में होना चाहिए। सामने ने बोला कि भाई आप मुझे एक्सेप्टेंस चिट्ठी में देना, तो आपको चिट्ठी में देना पड़ेगा प्रिस्क्राइब मोड में। टाइम लिमिट उसने आपको बोला कि भाई 7 दिन में हाय ना बोलना, तो 7 दिन में हाय ना बोलना पड़ेगा। कुछ नहीं बोला तो रीजनेबल टाइम में हाय ना बोलना पड़ेगा। एंड लैब्स के पहले आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बकवास बोला, कैसी बात कर रहे हैं? अब सेम एग्जाम्पल करते हैं। इसे मुझे बोला I will sell my red car for ₹5 lakh if you pay me cash, full stop. Would you buy? ये ऑफर हुआ। सामने वाला का वैलिड एक्सेप्टेंस मानने के लिए इसको यस बोलना पड़ेगा, फुल स्टॉप। मतलब नो इफ नो बट्स। मतलब अगर ये यहाँ पे ऐसा बोलता है कि मैं 2.5 लाख कैश दे दूंगा, 2.5 लाख चेक दूंगा, ये नहीं चलेगा क्योंकि वो कंडीशनल हो गया। हम पढ़ रहे हैं एब्सोल्यूट होना चाहिए, कंडीशनल नहीं, अनकंडीशनल होना चाहिए। जैसा बोला वैसा ही आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आपने इफ्स एंड बट्स डाले तो उसको फिर हम काउंटर ऑफर मान लेंगे। दैट इज व्हाट द पॉइंट इज, ये वाला एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। इजी पीजी। आगे किया तो मैं डिस्कस कि सर आज तक कभी एग्जाम में आया नहीं है, हम फिर भी इस पर वापस जीरो से डिस्कस करते हैं। ठीक है, जीरो से पूरा टॉपिक फ्रेश स्टार्ट। ए ने बी को एक चिट्ठी लिखी, विच चिट्ठी कंटेन्ड ऑफर। चल ना डेट्स लिखते हैं, चल 5-6 डेट्स लिखते हैं, कंफ्यूज बनाते हैं उसको, कंफ्यूजिंग। होपफुली आपको पूरा कंसेप्ट याद आ जाएगा डेट्स के साथ। ए ने बेसिकली, जब चिट्ठी की बात कर रहे हैं, वो ए ने चिट्ठी लिखा 1 जनवरी को, पोस्ट किया 5 जनवरी को, बी ने रिसीव किया 7 जनवरी को, बी ने रीड करा 8 जनवरी को, बी ने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस लिखा 10 जनवरी को, बी ने उसको पोस्ट किया 12 जनवरी को, ए को रिसीव हुआ 13 जनवरी को, ए ने रीड करा 14 जनवरी को। एकदम डिफिकल्ट बना दिया मैंने। हमारे लिए डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। मेरी नजर जाएंगी सिर्फ 3 चीज़ों पे। पहला, ए ने जो ऑफर दिया वो बी ने कब रीड करा। वो आया सर ये, इसकी बात कर रहे थे हम। ये सर ये क्या हो गया, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। आगे बात करते हैं। मेरी दूसरी नजर जाएगी, बी ने चिट्ठी कब पोस्ट करी। मार्क करते हैं, ये रहा, यहां से एरो बनाते हैं। एक्सेप्टेंस फॉर ए। मेरी तीसरी नजर जाएगी, सर ए ने कब पढ़ा। कितना सिंपल है। तो देना बचे जितनी डेट इन्हें दे, मैं तो 3 डेट ही ढूंढूंगा। ऑफर की चिट्ठी कब पढ़ी गई, पोस्ट कब करा गया, और सामने वाले ने कब रीड करा। रीड का इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ तो कब रिसीव करा। 3 डेट्स। दिस इज सेक्शन नंबर 4 and 5, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। आज तक एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया, आज तक।
पढ़ सकते एक बार, आई वेट 10 और 11 वाला पॉइंट, 10 एंड 11 सब कुछ आपको याद आना चाहिए, जैसा हमने क्लास में डिस्कस किया था। 10 एंड 11 मुझे पढ़ना था, क्या हक है। वो तब होगा जब मैं उसको पोस्ट करूंगा। मैं कौन सर? मैं ऑफरी, या बोलो अच्छी भाषा में एक्सेप्टर। एक्सेप्टर जब पोस्ट करेगा तो उसके कंट्रोल से बाहर चला जाएगा, मतलब ये उसके लिए एक्सेप्टेंस हो गया, ऑफरर के लिए। और जब ये चिट्ठी वहाँ पहुँचेगी तो ये एक्सेप्टर के लिए कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस हो जाएगा। किसी बात कर, वो तो आपने उसके अंदर चेंजेस कर दिए ना। एक बार जब पोस्ट कर दिया आपने यस को, उसके बाद आपके कंट्रोल से गया ना, उसके लिए एक्सेप्टेंस हो गया। अब बाद में आपने अपना माइंड चेंज करा तब स्पीड पोस्ट कर रहे हो, और वो चीज तो एक बार खत्म हो गई ना जब आपने पोस्ट कर दिया। आगे नीचे भी वो ये पढ़ सकते हैं 12, 13, 14, 15 जल्दी 16 तक। 17 इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, आप 16 तक फटाक से रीड करके पहुंच जाओ। 17 आपके एग्जाम के लिए काम का। फिलहाल के लिए 12, 13, 14, 15, 16 आपको पढ़ना है। जो मैं डिस्कशन किया वही लिखा हुआ है। डाउट है अभी भी पूछ सकते हैं, मैं एक और एग्जाम्पल दे दूंगा आपको, पर पहले 12 से लेकर 16 तक पहुंच जाइए। Waiting 30 seconds. अच्छा मैंने ना CS के वर्सेस MI है ना शायद आज, CS के RCB अच्छा ये 15 सेकंड और इन केस आप रीड करें तो। आगे बोले सर प्लीज। एक्सेप्टर ने जब उसका लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दिया, उसके बाद अब वो अग्रीमेंट में नहीं कॉन्ट्रैक्ट में वो एंटर हो गया। अभी वो बैकआउट नहीं कर सकता जैसे बिल्कुल को स्पीड पोस्ट से नहीं मिलता। माशाल्लाह। और जो प्रपोजल है वो कॉन्ट्रैक्ट में जब फंसेगा जब उसको लेटर आके पढ़ लेगा,
कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज द कॉज। कैसी गंदी गंदी बातें कर रहा है तू, डर्टीनेस। यहाँ से जब चिट्ठी गई थी बाय एक्सेप्टर, वो उसके लिए एक्सेप्टेंस हो चुका है। जब वो पढ़ेगा चिट्ठी को, वो इसके लिए एक्सेप्टेंस होगा। इसके लिए तो तभी खत्म हो गया था जैसे चिट्ठी पोस्ट करी, क्योंकि अब ये कुछ नहीं कर सकता। हमने आपको क्लास के अंदर पीपीटी ओपन करवा के, बैकग्राउंड ब्लैक था, फॉन्ट वाइट था, नीचे आंसर लिखे थे 3 लाइन में, और उसमें सेकेंड लाइन के ब्रैकेट में लिखा हुआ था याद करो सर विलियम एंसन को, सर विलियम एंसन को। नाइस। विलियम एंसन भैया ने बोला था ऑफर इज लाइक अ गन पाउडर, एक्सेप्टेंस इज लाइक अ फायर। जब तक गन पाउडर आणि फायर साथ में नहीं आया, तब तक आप गन पाउडर को पीछे खींच सकते थे। एक बार वो दोनों कांटेक्ट में आ गया तो फिर एक्सप्लोजन होगा। तो यहाँ पे जब ये भैया ने एक्सेप्टेंस का चिट्ठी दे दिया, मतलब नाउ इट इज टू लेट फॉर यू टू रिवोक द ऑफर। तो आपके लिए एक्सेप्टेंस तभी खत्म हो जाएगा जब ये चिट्ठी पोस्ट करेगा, बिकॉज अब आप रिवोक नहीं कर सकते ऑफर। इसके लिए तब खत्म होगा एक्सेप्टेंस जब आप रीड करोगे। तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट में चेंजेस तभी खत्म होते हैं जब एक्सेप्टर अपना एक्सेप्टेंस पोस्ट करता है। एक्सेप्टर अपना एक्सेप्टेंस पोस्ट कर देता है, तब उसके बाद ऑफरर कुछ नहीं कर सकता। एक्सेप्टर तो अभी भी कर सकता है ना, बिकॉज उसके लिए कम्युनिकेशन खत्म होगा जब वो रीड करेगा। तो उसके पहले मैं अपना आंसर चेंज कर सकता हूँ। नो, रुकने मैं छोड़ दूंगा अभी 15-20 मिनट में। तो यार जा जा, लड़की को कैसे मना कर सकते हैं, जल्दी दिया। हाँ नीचे आते इधर, मोड्स ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर। जहां तक मेरी मेमोरी में है, आपकी मेन बुक के अंदर 7 पॉइंट दिए हुए हैं। यूनिट नंबर 1 का लास्ट पेज, जिसमें आखिरी 3 पॉइंट के अंदर एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ नहीं है। तो हमको 7 पॉइंट करने पड़ेंगे, या मुझे 5 ही दिख रहे हैं। लॉजिकल वाले यहाँ पे लिखे हुए मैंने। नोटिस ऑफ रिवोकेशन जब अभी कब से डिस्कस कर रहे हैं कि सर हाँ बोल के अपन मना कर सकते हैं, तो ऑफर रिवोक हो जाएगा, उसके एक्सेप्ट करने से पहले करना पड़ेगा अपन। दूसरा, हमने आपको ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए टाइम दिया था 12, 13, 14 तारीख। आपने 14 तक रिप्लाई नहीं करा, ऑफर लैप्स ऑटोमेटिक लैप्स हो गया सर। ये तो दिस इज एज गुड एज स्टैंडिंग ऑफर लैप्स हो गया। फिर डेथ और इंसेंटिव ऑफ द पार्टीज, ऑब्वियसली। फिर हमने कोई कंडीशन पुट करी थी, आपने वो कंडीशन फुलफिल नहीं करी। आपकी बुक में वर्ड लिखा हुआ है, 5th पॉइंट है शायद, कंडीशन प्रेसिडेंट टू, ऐसा वर्ड पॉइंट मिलेगा आपको। कौन सा पॉइंट है वो? 3rd। एग्जाम्पल लेते हैं ना, मैंने कहा था मैं आपको मेरी कार बेचूंगा अगर आप मुझे अपनी बाइक बेचोगे। तो आपका रिप्लाई है कि नहीं मैं बाइक नहीं बेचूंगा, तो मैं कार नहीं बेचूंगा, क्योंकि जो कंडीशन प्रेसिडेंट थी वही फुलफिल नहीं हुई, तो कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ ही नहीं सकता। दैट इज दिस पॉइंट। लास्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सर, काउंटर ऑफर से ओरिजिनल ऑफर लैप्स हो जाता है। तो आसान लगने चाहिए 5-6 पॉइंट। कौन से 2 पॉइंट मिसिंग है? सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी और हाँ, मैंने आपको कैश बताया, आपने कैश क्यों नहीं दिया, आपने चेक क्यों दिया मुझे, ठीक है, वाला पॉइंट। 7 मार्क का थ्योरी क्वेश्चन है सर, एग्जाम के लिए काम का। पढ़ लो एक बार और तो अच्छा है। कंटेंट के साथ आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा उसको, तो आपको अंदर का भी मसाला आना चाहिए। वेटिंग, लेक्चर 1:30 तक था ना, तो 12:30 तो नहीं छोड़ पाऊंगा, बजा देंगे मेरी ये हायर मैनेजमेंट वाले। 1 बजे छोड़ता हूँ। एक तरफ मैं उनको फ़ोन करके बोल रहा हूँ कि मुझे टाइम दो, मुझे बच्चों को पढ़ाना है, क्वेश्चन कराने हैं, और फिर 1 घंटा जल्दी छोड़ दिया। बहुत हिपोक्रेसी हो जाएगा। मैं इसका वो एक्सेल मंगा लेता हूँ एक बार फ़ोन करके, इस नए सिस्टम में तो नहीं है, घर पे जो लैपटॉप पड़ा है उसके अंदर तो है। मंगाता हूँ, एक बार आ जाए तो फट 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 सारे क्वेश्चन हो जाएंगे।
लिया एग्जाम का क्वेश्चन, बोल दिया मैंने क्वालिटी 7 मार्क का आ सकता है। फोन आता है तब तक अपन वेट तो करेंगे नहीं, अपन आगे बढ़ जाएंगे फटाक से। यूनिट नंबर 2 और 3 हम 2 की बात करते हैं स्पेसिफिकली। हमको मार्क करवा चुके हैं, 4 चीजें याद करनी है आपको यूनिट नंबर 2 के अंदर। पहला सेक्शन 2 क्लॉज बी डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन, उसके बाद फीचर्स का ऊपर से साइन। चौथा पॉइंट है कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट। हाँ बुक आपके पास है, मेरे पास नहीं है, तो दिमाग में से पढ़ रहा हूँ। चौथा पॉइंट ये है, कौन सा है? फिफ्थ इंपॉर्टेंट, एग्जाम आ चुका है, 4 मार्क का थियरी क्वेश्चन। फिर उसके बाद सेकंड लास्ट टॉपिक डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविलेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स एक्सेप्शन, और फिर लास्ट टॉपिक वैलिडिटी ऑफ एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन ऑफ इट्स एक्सेप्शंस। 4 में से ही कोई क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम के अंदर। उसके अलावा इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करो जो दूसरे चैप्टर में आ सकता है, सेम कंसेप्ट इज चिन्मय वर्सेस रामायण। सर कहाँ पढ़ा इसको हमने? दूसरे टॉपिक के अंदर सेम पॉइंट को यूनिट नंबर 7 के अंदर एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर श्योरिटी वाला पॉइंट हमने पढ़ा था कि सर प्रिंसिपल डेटर है, क्रेडिटर है, श्योरिटी है। जो क्रेडिटर ने प्रिंसिपल डेटर को लोन दिया, दैट इज सफिशिएंट कंसेशन श्योरिटी के लिए कि वो अपना गारंटी है। हाँ but not stranger to a contract as per Indian Contract Act in Indian law. Nice. स्टार्ट करते हैं फिर। पहले डेफिनेशन कर लेते हैं, चल बेसिक, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको 2D तो लिखना ही पड़ेगा सर, दैट इज एनीवे ऑब्वियस। तो पहले 2D की बात कर लेते हैं। मुझे ऐसा याद है हमने 2D को जब क्लास में पढ़ा था, 3 मार्किंग सीन्स उसको हमने तोड़ा था। फर्स्ट वॉज व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर, उसमें एग्जाम्पल दिया था मैंने बाथटब का। इतना दर्द है तुम्हारी लाइफ में, ये सब पता है क्या हो रहा है? जब मैं उस टाइम पढ़ा रहा था और आपने सब लिखा नहीं, नोट नहीं करा, बैठे हाँ बोल रहा है बेवड़ा कुछ, वो सारा दर्द अभी होगा। और अब अभी भी फोकस नहीं हो तो सीधा दर्द एग्जाम में होगा। ठीक है, सब कुछ कनेक्टेड है सर। मैं तो ट्राई कर रहा हूँ सेम एग्जाम्पल से रिपीट करूँ, हर बैच के अंदर एग्जाम्पल अलग होता है। आप मैं ट्राई कर रहा हूँ जो मैंने लिया था वो याद करके आपको वही वापस से बोलूँ मैं, फिर भी क्लिक नहीं हो रहा, मतलब बहुत दर्द है जीवन में सर। हमने पूरे डेफिनेशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, जिसके अंदर पहला पॉइंट था व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर। इसके अंदर हमने एग्जाम्पल लिया था बाथटब वाला। ठीक है, कि आशीष सर ने बोला था बाथटब बनाने का है क्लास रिनोवेट करने के लिए, मैं बीच में घुस के बोला था कि बाथटब भी बनेगा एक। फिर वो इंटीरियर डिजाइनर पैसा लेने के आशीष सर से, तो आशीष सर ने बोला कि पैसा नहीं दूंगा क्योंकि तूने क्लासरूम मेरे हिसाब से नहीं बनाया, विश्वनाथ के हिसाब से बनाया, तो विश्वनाथ से पैसा ले, मैं पैसा नहीं दूंगा। बुक की बात करें, दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव का केस मिलना चाहिए इंशाल्लाह। दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव मिलना चाहिए इंशाल्लाह। फिर सेकेंड हाफ ऑफ द डेफिनेशन के ऊपर आए तो उसमें लिखा हुआ है एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, ऐसा आपको एक पॉइंट मिलेगा। इसमें वो केस था चिन्मय वर्सेस रामायण वाला। ठीक है, मैं वापस डिस्कस कर लेता हूँ, अज्यूमिंग आपको, अज्यूमिंग क्या कुछ भी याद नहीं है, अज्यूमिंग क्यों बोलूँ मैं, डिस्कस करते हैं। माँ ने अपनी बेटी को बोला था कि मैं मेरी सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम पे कर दूंगी, बस मेरी एक कंडीशन है कि तुझे हर साल अपने मामा को, मतलब मेरे भाई को, एन्यूटी पे करना है। एग्जैक्ट फिगर वॉज 653, पर आपकी बुक में लिखा हुआ नहीं है तो छोड़ जान दे। बेटी वॉज मोर देन हैप्पी, क्या लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी मिल रही है और सिर्फ एक छोटा सा फिगर देना है मुझे साल में एक बार ये बुढ़े मामा को। बेटी एग्री कर लेती है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है बेसिकली तीनों के बीच में। नाउ प्रॉपर्टी बेटी के नाम पे हो चुकी है एंड बेटी ने एन्यूटी देना मामा को स्टार्ट कर दिया है। सम टाइम लेटर डाउन द लाइन इनका इंतकाल हो जाता है। अब जैसे उनका इंतकाल हो जाता है, बेटी अपनी औकात दिखा देती है बाय स्टॉपिंग टू सेंड द एन्यूटी। जब मामा आर्ग्यू करता है,
रिवोल्ट करता है कि आपने क्यों मुझे पैसे देना बंद कर दिया, तो बेटी एकदम लॉजिकल आर्ग्यूमेंट रखती है कि ब्रो देख, मेरे पास से तेरे को पैसा मिल रहा है, दैट इज योर कंसिडरेशन, मुझे तुझसे क्या मिल रहा है, घंटा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कैसे हुआ? नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट, मुझे आपसे कुछ भी नहीं मिल रहा एंड हेंस आई एम नॉट लायबल टू पे यू द एन्यूटी। मामा कोर्ट में गए एंड हेंस द नेम चिन्नैया वर्सेस रमैया, और मामा कोर्ट में जाके जीत गए क्योंकि जज ने ऐसा बोला बेटी को कि देख ब्रो, ऐसा है, जो तेरे को यहाँ से ये प्रॉपर्टी मिली थी, दिस इज सफिशिएंट कंसिडरेशन कि आप यहाँ पे एन्यूटी पे करो। सर नहीं समझ में आया? दूसरे तरीके से पढ़ाता हूँ, जरूरी नहीं है कि आपको मामा से ही कुछ मिले, इनसे जो मिला था वो भी चलेगा। पूरे एग्जाम्पल के अंदर बेटी प्रॉमिसर हुई क्योंकि उसने वादा किया था पैसा देने के लिए, तो बेटी इज प्रॉमिसर, मामा इज प्रॉमिसी, और इन मामा और बेटी के अंदर माँ इज अ थर्ड पर्सन, और इसलिए वो लाइन लिखा हुआ है प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग, और promises to do और abstain from doing something for a promise is consideration। ऐसा आपको बुक में लिखा हुआ मिलेगा। तो मामा को डायरेक्टली बेटी को देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आप खुद के एग्जाम्पल में भी सोच सकते हो कि सर हमको पैसा दिया आपके माँ बाप ने, पढ़ा हम आपको रहे हैं, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते यहाँ पे खड़ा होके कि लाओ 1000 रुपये निकालो, मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ तो मुझे तुमसे बदले में कुछ मिलना चाहिए। नहीं भाई, माँ बाप से मिल गया ना, वो सफिशिएंट है तुमको पढ़ाने के लिए, तो तुमसे कुछ सीधा मिले इज नॉट नेसेसरी। मतलब देयर कैन बी स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन। सर पूरे एग्जाम्पल के अंदर स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन कौन है? अपने एग्जाम्पल के अंदर स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन कौन हुआ? अरे ये छोड़ना, अपने एग्जाम्पल के अंदर स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन कौन हुआ? या तो माँ बाप हो सकते हैं, या आप हो सकते हो, या मैं हो सकता हूं। कितना ऑब्वियस है वो, मैं तो वेट ही कर रहा हूं, बोल नहीं रहा, पर कोई छोड़ो, सब कॉम्प्लिकेट नहीं करते, सिंपल भाषा में समझते हैं। आप जिसको सर्विसेज दे रहे हो उससे आपको कुछ मिले जरूरी नहीं है, किसी और से मिल गया उसको सर्विस देने के लिए इज सफिशिएंट। मतलब देयर कैन बी स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन। फिर एक होता है स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, जो आगे नेक्स्ट टॉपिक में आएगा, तो अभी उसको डिस्कशन नहीं करें। तो इंडिया के अंदर स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन हो सकता है, खत्म बात, आगे बात करते हैं। दिस इज चिन्नैया वर्सेस रमैया। तो मैं दोनों काम की बातें हो गई विद रिस्पेक्ट टू डेफिनेशन। ये 2 पॉइंट्स खत्म करें, ये और ये। मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर, दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव वाला केस। प्रॉमिसी और एनी पर्सन, चिन्नैया रमैया वाला केस। सेकंड हमने अभी अभी डिस्कस किया डेफिनेशन के अंदर, जैसे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कंसिडरेशन कैसा भी हो सकता है। नेक्स्ट आपको मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करवाया है, एग्जाम्पल शायद ओपन भी होगा सफारी पे, अभी एज पर माई मेमोरी, और ओपन है सर, हमने क्लास में ये एग्जाम्पल लिया था। हाँ, कंसिडरेशन होना चाहिए इज इंपॉर्टेंट, कितना होना चाहिए इज नॉट इंपॉर्टेंट, एंड हेंस हमने उसको 11 रुपये दिए, पर दिए जिससे अगर कल उठ के ऐसा बोले दीदी कि मैं मूवी करने नहीं आऊंगी, तो हम उसको सू कर सकें। तो व्हाट इज एसेंशियल इज कंसिडरेशन, कितना इज नॉट एसेंशियल, अज्यूमिंग कि फ्री कंसेंट से है। ठीक है, आगे। तो 4th थियरी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट सब बकवास है, तीनों के तीनों। अनलॉफुल, अपोजिशन पॉलिसी सब नहीं होना चाहिए, इल्यूजरी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट दिमाग वाला है, अदर देन द प्रॉमिसेस एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन। इसमें हमने केस किया था एक लॉयर वाला, कि आपने लॉयर को अपॉइंट करा, उसको आपने 20,000 रुपये दिया आपके केस लड़ने के लिए, फिर वो आके आपको बोलता है मैं 5,000 और दूंगा, तो और अच्छे से केस लड़। तो जो 5,000 है ना, दैट इज विदाउट कंसिडरेशन, क्योंकि मुझे 5,000 मिलेगा, पर मैं उसके बाद उसको कुछ एक्स्ट्रा नहीं दे रहा हूँ,
मैं वही दे रहा हूँ जो पहले दे रहा था, तो 5000 के लिए मैं उसको सू नहीं कर सकता। दैट इज दिस पॉइंट। बुक में से देख लो, अगर नहीं समझ में आया तो मैं वेट करूंगा 1 मिनट, इट्स ओके। फिर हम सीधा काम की बात करेंगे, एग्जाम के क्वेश्चन की। दोनों केस लॉ भी हैं, पढ़ सकते हैं। आपको आना चाहिए सिर्फ केस लॉ का नाम और डिसीजन, अंदर का कंटेंट आपको सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड में होना चाहिए कि हाँ ऐसा कुछ हुआ था, याद नहीं करना है। कंक्लूजन और नाम याद करना है, नो डाउट इन दैट। वेटिंग। कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स एंड कंडीशंस है। मेरा पीए के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उस पीए के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज है दैट इज एक कंपनी है पीसीपीएल करके, वो पीसीपीएल कंपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसके और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। 13 पेज का कॉन्ट्रैक्ट है, 5-6 क्लास तो मैंने ऐड करवाया उसके लॉयर से। मैं सीए कहीं नहीं पढ़ाऊंगा सिवा पीए के, बाकी कोर्सेज पढ़ा सकता हूँ। पर मिनट का पैसा लूँगा, नॉट आर्ली रेट, मिनट वाइज। अगर मुझे छोड़ के जाना है तो मैं आपको कितना पीरियड नोटिस दूंगा, आप मुझे कितना नोटिस दोगे। अगर कोई अनसर्टन अनकॉल्ड इवेंट हो गया तो क्या होगा, मेरे लेक्चर बेचोगे, मुझे उसका शेयर चाहिए। मुझे आप साल में कम से कम इतने घंटे का काम दोगे, नहीं दोगे तो मैं फिर भी उतने घंटे का पैसा आपसे लूँगा। सब लंबा चौड़ा कॉन्ट्रैक्ट बनाया मैंने। अब पूरा कॉन्ट्रैक्ट जब खत्म हुआ 12-13 पेज के बाद, उसमें एक मेरा साइन है और पीसीपीएल के डायरेक्टर हैं प्रसाद सर, उनका साइन है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट बना मेरे और पीसीपीएल के बीच में, ये कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हो गई। अब कल उठ के मेरा लेक्चर है, मैं नहीं आता, अनीश सर मुझे सू नहीं कर सकते, अनीश सर मुझे खाली डांट सकते हैं, धमकी दे सकते हैं कि आपको लात मार के निकाल देंगे। सू पीसीपीएल ही कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट हम दो के बीच में बनाए। तो ये हो गए प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट। कितना सिंपल है। चीने रमे वाले केस के अंदर कॉन्ट्रैक्ट तीनों के बीच में था, तो ऑल वर पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट, तो कोई भी किसी को सू कर सकता था। आगे हम यहाँ पे हैं। बोल जल्दी बोल, शर्मा तक है, बी अ मैन, बोल क्या बोल। बोलने लायक नहीं, ऐसा नहीं बोलने लायक। एग्जाम का क्वेश्चन 7 मार्क का स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, ऑलमोस्ट सर्टेन के एग्जाम में आएगा। टॉपिक बोलता है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें इतना सा बोलता है जो हमने डिस्कशन करा अभी, ओनली पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन सू ईच अदर। मतलब इसका दूसरे लैंग्वेज में बात करें तो थर्ड पार्टी कांट सू, ये लॉ है। पर फिर इसके एक्सेप्शंस हैं। कितना ऑब्वियस है, जब हम इसका एक्सेप्शन बोलेंगे उसका मतलब ये निकल के आएगा इवन थर्ड पार्टी कैन सू। फास्ट एज इज व्हाट यू हैव स्टडीड। बिना बुक में देखे आपको याद होना चाहिए सर, बिना बुक में देखे। आपको बुक में देखना पड़ रहा है मतलब आपकी प्रिपरेशन नहीं, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। फैमिली सेटलमेंट, एजेंट, शादी, ट्रस्ट, असाइनमेंट, कोवेनेंट रिन्यू विथ लैंड, एस्टोफर/एक्नॉलेजमेंट। आपको फास्ट एज भी याद होना चाहिए, उसमें क्या हुआ था वो भी याद होना चाहिए,
और उसका फुल फॉर्म भी याद होना चाहिए। पढ़ लो साथों एक बार, देखो आपको कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया तो मैं उसको पूरा री एक्सप्लेन कर दूंगा। फास्ट एस को कंसेप्ट और न्यूमोनिक मैंने आपको बता दिया। 7 पॉइंट आपको पढ़ने, मुझे बताना कि सर ये टॉपिक वापस से पढ़ो, तो मैं आपको वापस से पढ़ा दूंगा। Waiting 1 minute. Thirty seconds. Fast ace. Waiting still. डन, आगे आप तक हो जाना चाहिए सर। नेक्स्ट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हम तो फर्क से स्टोरी में आते हैं सर। ABC उसकी X, प्यार, पुरानी यादें एंड गिफ्ट। एजेंसी आपकी बुक में ऊपर से चौथा पॉइंट, बेलमेंट आपकी बुक में ऊपर से छठा पॉइंट, चैरिटी आपकी बुक में ऊपर से 7वां पॉइंट। और चैरिटी के ऊपर सितंबर में क्वेश्चन आया था 2-3 मार्क का। आपकी बुक का ऊपर से 5वां पॉइंट, कंप्लीटेड गिफ्ट, सुपर इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वाला नेचुरल लव एंड अफेक्शन डिस्कस कर लिया हमने ऑलरेडी। फिर एक्स मतलब पुरानी है, मतलब जा चुकी है, टाइम बार्ड डेट, पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। सब सेक्शन है, सेक्शन तो पूरे इंडिया को याद होगा मोस्टली, आप सिर्फ इसका सबसेक्शन याद रखना 1 और याद रहे तो इसका रखना 3। ये 2 याद रहे तो रखना 25 का सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 3, बाकी नहीं भी क्या तो चलेगा, पर ये दोनों तो आप याद रखना है प्लीज। सर टॉपिक क्या है? वैलिडिटी ऑफ एन अग्रीमेंट इवन विदाउट कंसिडरेशन, नॉर्मल लॉ, नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट। हम पढ़ रहे हैं उसका एक्सेप्शन कि सर फॉलोइंग केसेस के अंदर कोई कंसिडरेशन नहीं होगा फिर भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड माना जाएगा, जिसके हमने आपको 7 पॉइंट बताए, ABC, चैरिटी, गिफ्ट, एक्स, नेचुरल लव एंड अफेक्शन। देखो एक बार एंड लेट मी नो आपको कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया। सात मार्क का क्वेश्चन 3-4 बार एग्जाम में आ चुका है सर, 3-4 बार। एक्स इज टाइम बार्ड डेट, जिसमें आपकी बुक में लिखा हुआ है राइटिंग प्लस साइंड, सामने वाले को देना पड़ेगा कि मैं पैसा दे दूंगा आपको। एंड पुरानी इज पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, पुरानी का पास्ट टेंस पास्ट।
वेटिंग स्टिल, हर एक पॉइंट का मतलब आपको पता होना चाहिए और सारे हेड पॉइंट्स भी पता होने चाहिए। चैरिटी के अंदर आपको केस और मिलेगा, कादर नाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद। एक सा क्वेश्चन है वो 3, कंफ्यूजिंग, फॉर श्योर कंफ्यूजिंग, आई एक्सेप्ट इट, बट क्वेश्चन नंबर 1 में है तो इट हैज टू बी लाइक दिस वे। Mr. A was running an orphanage. His friend Mr. S, a philanthropist, agreed to donate rupees 2 lakh for treatment of a child who was suffering from cancer. On emergency, Mr. A incurred 1.5 lakhs on treatment of child. Now S refused to pay. फुल स्टॉप लगा के अगर सोचे अपन केस लॉ के अंदर 100% सब कुछ सेम था। मैं याद करवाता हूँ, हमें कलकत्ता के अंदर एक टाउन हॉल बनाना था। हमने लोगों से पूछा था आप पैसा दोगे पैसा दोगे पैसा दोगे, उन्होंने कहा था हाँ देंगे देंगे देंगे। उनमें से एक था गौरी मोहम्मद बोलने वाला कि मैं पैसा दूंगा। अब उनके बोलने के भरोसे पे हमने टाउन हॉल कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट कर दिया था। फिर पीछे जाके उन्होंने मना कर दिया था, मैटर कोर्ट में गया था और फिर जजमेंट आया था कि मना नहीं कर सकते। एक्जैक्टली सेम यहाँ पे हो रहा है। Whether Mr. A can claim 1.5 from S 100%, हाँ उसने आई गेस केस तो चैरिटी वाला नहीं लिखा हुआ है, इंशाल्लाह हमको लिखना पड़ेगा, नहीं लिखा साले ने। पढ़ सकते हैं, सेक्शन 25 का मेंशन है, चैरिटी का मेंशन है, कंक्लूजन का मेंशन है। चैरिटी मेन पॉइंट तभी बनता ना अगर जो पेशेंट था उसको पैसे देने वो मतलब कि अगर उसको कुछ रेगुलरिटी बेवड़े तो दो टॉपिक को कंफ्यूज कर रहा है। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और सेक्शन 25 को आप बेसिकली मिक्स कर रहे हो। मैं आपके दिमाग के अंदर घुसूं अगर, तो आपके दिमाग के अंदर पहला पॉइंट ये चल रहा है, ट्रस्ट वाले केस के अंदर अगर ट्रस्टी ने बेनिफिशियरी पे खर्चा नहीं करा तो बेनिफिशियरी सू कर सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन वो है ही नहीं बेनिफिशियरी सू कर सकता है कि नहीं कर सकता। क्वेश्चन है कि उसने पैसा देने से मना कर दिया तो जो पैसा लेने वाला था वो सू कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो आपका फास्ट एज का टी और सेक्शन 25 मिक्स हुआ सर ब्रेन के अंदर। वेटिंग, सर बोलिए प्लीज। लास्ट लाइन ऐसे बता कि क्या वो 2 लाख के लिए सू कर सकता है इवन तो एक्सपेंसिव 1.5 लाख के लिए नहीं यार, जितना खर्चा होगा उतने के लिए सू करूंगा ना। अगर वो मुझे ऐसा बोलता कि 1.5 लाख इनकर करा और 50,000 और करना पड़ेगा तो 2 लाख के लिए सू करता। जब खर्चा ही 1.5 का हुआ तो 2 के लिए कैसे सू कर सकते हैं? उसने 2 लाख बोला था पर 2 लाख का खर्चा ही नहीं हुआ तो 2 लाख के लिए कैसे सू करेंगे? 50,000 लेके क्या करेगा उससे? 1.5 का खर्चा हुआ है। एक और टॉपिक जो मैं बताया था आपको, कौन सा पेपर था, नवंबर 22 इंशाल्लाह 2 का बी एज पर माई मेमोरी। टू का ए। ये क्वेश्चन मई 22 में 7 मार्क का आया था। सेम क्वेश्चन जून अटेम्प्ट में 4 मार्क का आया था, 4 भी नहीं शायद 3 मार्क का आया था। देख क्वेश्चन देख, 25 का सबसेक्शन 1, 25 का सबसेक्शन 3। जो मैंने बोला आपको कि आपको ये 2 सबसेक्शन आए तो अच्छा है, 1 और 3 आपको आए तो अच्छा है। ये 7 मार्क का है, ठीक है, इसको हटाते कैंसिल करता हूँ। और जून या सितंबर था, सितंबर था। क्वेश्चन 2 में तो कॉन्ट्रैक्ट होता नहीं है, 3 के अंदर कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्वेश्चन 3 में नहीं है,
है ना भाई, वर्ड टू वर्ड फुल स्टॉप तक सेम है, 3 मार्क। तो जो आपसे 3 साल पुराने बच्चे थे उनसे जो 7 मार्क के लिए एक्सपेक्ट किया जाता था, आपसे 3 मार्क के लिए एक्सपेक्ट किया जाता है। मतलब लेवल बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सेम क्वेश्चन है, 3 मार्क्स। और रियलिटी में होना भी 3 मार्क का ही चाहिए, क्योंकि अब अगर बुक में देखोगे, मेन बुक में देखोगे तो अंदर को लिखा हुआ है ही नहीं। 25 के सबसेक्शन में चल फिर भी वो 4 पॉइंट लिखे हुए हैं। अब बुक में देखोगे 25 के सबसेक्शन 3 के अंदर 2.5 लाइन लिखी हुई है, 2.5 लाइन्स। क्या करें 7 मार्क के लिए उसका? तो सेंसिबल मेरे हिसाब से क्वेश्चन 5 मार्क का होना चाहिए, पर एक बार ज़्यादा के लिए आ गया 2 मार्क, एक बार 2 मार्क कम के लिए आ गया, एवरेज 5 ही बैठता है। जो मैं बोल रहा हूँ 5 मार्क का आना चाहिए, ठीक है। तो हमारा अगर कुछ ड्यू है उसकी बात करें, अगर कंपनीज एक्ट के 60 क्वेश्चंस, पार्टनरशिप कराना पड़ता खाली, एलएलपी के 10 क्वेश्चंस, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का यूनिट 1 एंड 2 के रफली 30 हैं, 30 क्वेश्चंस। इतना बचा अपना करने का। सोगा सबसे पहले किया था ना अपन ने, अराउंड 50 है वैसे, चल 50 ही लिखता हूँ। सैटरडे को मैं पढ़ा नहीं रहा आपको, और अभी टाइम टेबल नहीं कर रहा हूँ आपका। सैटरडे लेक्चर अपना कल, संडे तो मैं एक्सेल नहीं करवाऊंगा, मैं मुझे भिवंडी जाने का है आपके लेक्चर के बाद। कल की बात कर रहा हूँ, कल आई कैन सी टू बी 10:30 से 1:30। ह्यूज चांसेस कि ये 6 तक जाए, 5:30 तक जाए, ह्यूज चांसेस। कंक्लूजन, लंच लेकर आना, टिफिन लेकर आना। लेक्चर कब से आपका यहाँ पे 7 बजे से होगा ना, ऑफिस 7:30 से होगा। सुबह नहीं है, 6:30 तक होगा, क्योंकि मैं 7:30 घर पहुँचूंगा, अंधेरी मेरे, और फिर 7:30 मैच चालू हो जाएगा। तो 6:30 तक लेक्चर विल बी देयर। नेक्स्ट वीक मंडे क्या दीदी? क्यों, कल क्या प्रॉब्लम है? तो करना ही है ना अभी। अब कल नहीं करेगी तो मंडे को करेगी, उसमें क्या फर्क पड़ेगा? करना है। बात हुए कि सैटरडे को मेरा भी लेक्चर नहीं है, मंडे के लोग इस तरह से एडजस्ट करेंगे, पहले मेरा बोरीवली होगा, फिर घाटकोपर होगा, तो कट टू कट हो जाएगा। मैं चाह के भी उस टाइम पढ़ाना तो मैं एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा पाऊंगा। ट्राई करता रहूंगा कि क्वेश्चन आंसर्स खत्म करूँ, सिर्फ टॉपिक कब पढ़ेंगे अपन। तो बेवड़े, तो लॉजिकली सोच, ये तेरे को संडे के एग्जाम में काम नहीं आएगा, इसके लिए तुझे कंपनी से रिवाइज नहीं करना पड़ेगा। वो 3 चैप्टर पढ़ के आने पड़ेंगे ना आज। हाँ, यह आपने बहुत अच्छी बात बोली, ठीक है ना। आई हैव अ सोल्यूशन फॉर इट। हम इसके क्वेश्चंस कल करेंगे, हम इसके क्वेश्चंस कल करेंगे, ये नहीं करेंगे कल। ले लॉजिकली बात करते हैं ना, वो नहीं करेंगे अपन उससे क्वेश्चंस। हाँ, घर जाने का मस्त नहीं बे, तो पागल हो गए तो। कंपनी से रिवाइज करना पड़ेगा भाई, आज का आज। लॉजिकल भी है, आज रिवाइज कर लोगे तो आपको संडे के लिए फिर कल उठाना नहीं पड़ेगा। तो कल क्वेश्चन आंसर्स के लिए कंपनी से रिवाइज कर लेना, हम डिस्कस करेंगे।